जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज एक फिर अवसर दिया अपनी वडियाई कराने का। उनकी वडियाई कर पा रहा हूँ क्योंकि वो हर किसी को अवसर नहीं देते उनका वडियाई करने का। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। तो जो मैं सत्संग अपना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ। बहुत सी संगत जो आ रही उन्होंने मेरा सत्संग सुन रखा होगा, पर फिर भी जो नई संगत होगी उनके लिए बताना चाहूँगा कि गुरु जी के साथ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2010 एंड 11 में, जहाँ मैं उनको फेसबुक पे किसी की प्रोफाइल पे देखता था और बहुत मजाक उड़ाता था कि जैसे उनका आपने स्वरूप देखे होंगे, वो सिल्कन रोब्स में रहते हैं, बॉल्ड हैं, तो बहुत मतलब मैं मजाक उड़ाता था। और मैं सोचता था ये कैसे बाबा हैं होंगे जो आज हम बाबा राम रहीम और बाबा आसाराम के बारे में सुनते हैं, शायद ये वैसे ही बाबा होंगे। तो मैं अपने मॉम से कहता था कि ये कैसे बाबा हैं जो हमारे रिलेटिव्स जो इनमें लग रहे हैं। वो एक जनरल मॉम कह देती है समझाने के लिए कि हर किसी का बिलीव अलग है, हमें किसी के बिलीव में नहीं आना चाहिए। तो शुरू हुआ, गुरुजी फेसबुक पे कई सालों तक आते और जाते रहे, पर एक्चुअल मेरी मुलाकात उनसे रूबरू हुई 2016 में। सुनाऊंगा कैसे मेरा रूबरू हुआ गुरुजी से। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं माता रानी को बहुत मानता था, शुरुआत से उनकी काफ़ी सेवा करता था। तो मेरा यही रहता था कि जब भी कोई घर में ओकेजन आए या कुछ आए तो मैं माता रानी को आमंत्रित करूं अपने घर में, जैसे कीर्तन, जागरण, चौकी। तो फरवरी बॉर्न हूँ, तो फरवरी में मेरा बर्थडे आता है। मैं अपनी आंटी से कहता हूँ क्या हम माता रानी का कीर्तन करा सकते हैं। तो आंटी कहती है हाँ क्यों नहीं करा सकते, इट्स योर बर्थडे योर डे, सो जो आप कहोगे वो होगा। तो हम कीर्तन ऑर्गेनाइज करते हैं विद फॉलोड बाय लंगर प्रसाद। तो हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बुलाने जाते हैं कि आप गुरु जी का माता रानी का कीर्तन आइए। तो इस बीच उनकी बुटीक वाली के पास भी हम उनको इनविटेशन देने जाते हैं। तो जब उनको इनविटेशन देने जाते हैं तो वो कहीं जा रही होती हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बताती है कि रवि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं जहाँ शिव जी और गुरु नानक देव दोनों की पूजा कह लीजिए, जोत कह लीजिए, दर्शन होते हैं। और ये गुरुजी बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं, बहुत मानता है, इनकी आधी से ज़्यादा दिल्ली इन्हें मानता है। तो मैंने उनको मजाक उड़ाते हुए बोला और पंजाबी में बोला कि आप तो सिख फैमिली से हैं, क्योंकि वो एक सिख थी। तो मैंने कहा सिख तो किसी भी गुरु को नहीं मानते सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब के, तो आप क्यों जा रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं मेरे को सुनने में आया है और मैं उनका एक ऑलरेडी सत्संग अटेंड कर चुकी हैं, तो इसलिए मैं जा रही। तो मैंने कहा आप जाइए। मेरे को भी उन्होंने बोला कि तुम भी चलो साथ में, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा नॉन बिलीवर था मैं एक रब इंसानी रूप में नहीं आ सकता, तो मैं कैसे मान लूँ उन्हें। तो वो जाती हैं, मैं अपना इनविटेशन दे के आ जाता हूँ। तो पहला गुरुजी ने मेरे को इनविटेशन जो फेसबुक पे दी, या दूसरा उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाना चाहा, जो मैंने आउटराइट मना कर दिया। तो तीसरा कैसे उन्होंने मुझे कनेक्ट किया तीसरी बार में। तो वो बात आई गई हो गई, मार्च का महीना आ गया, ऑफिस में एज यूजुअल चल रहा था मेरा। तो जो मेरी डेस्क थी, जो मेरा काम था, उसमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती थी। तो मेरे पास अपना पर्सनल प्रिंटर डेस्क पे है। हाउएवर मैंने उस दिन उस पर ना प्रिंट दे के फ्लोर के सेंट्रल प्रिंटर में दिया, जहाँ एक आंटी अपना प्रिंट निकाल रही थी। हाय हेलो हुई, मैंने अपना प्रिंट उठाया, उन्होंने उठाया। तो इतनी देर में जैसे मैंने प्रिंट उठाया तो मैंने उनके गले में गुरु जी का लॉकेट देखा। तो मैं थोड़ा इरिटेट हुआ कि ये क्या है, मतलब जहाँ भी आप जाओ ये गुरुजी आपको देखते हैं। तो मैंने बहुत इरिटेटेड होकर उनसे आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ लिया कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी का लॉकेट गले में पहन रखा था, प्लस उन्होंने मंगलसूत्र में पहन रखा था। और एज पर हम इंडियंस देखें तो मंगलसूत्र बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ होती है, जिसमें आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं पहनते, ना लटकाते हैं। तो वो कहती है मेरे गुरुजी और मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैंने अपने मंगलसूत्र में डाला हुआ है।
तो बातचीत होने लगी, तो वो पूछने लग गई कि आप जानते हैं इनके बारे में। मैंने कहा मैं जानता तो नहीं हूँ, पर आज पर जहाँ देखूँ वहीं इनका नहीं वही नजर आते हैं। तो कहती है कि आपके पास टाइम है? तो मैंने कहा हाँ आंटी टाइम है मेरे पास। तो कहती है लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ टी एंड आई विल टेल यू दैट हु दिस गुरुजी इज। तो मैंने कहा ठीक है। तो इतनी देर में मैंने अपनी आंटी की, जो कि मेरे ही ऑफिस में काम कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आ जाइए, एक गुरुजी के बारे में पता लगा है एंड देखते हैं क्या है। तो मेरी आंटी भी आ गई बिकॉज उनके पास भी टाइम था। तो जब वो आती हैं और जब हम बात करते हैं तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया हमें कि गुरुजी कौन है, कैसा उनका बड़ा मंदिर है, क्या उनके चमत्कार हैं या मेरेकल्स हैं। जो हम मेरेकल्स कहते हैं वो एक्चुअली गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। जो आज हम अगर बोलें हमारे साथ कोई मेरेकल होता है तो प्लीज़ संगत जी उसको मेरेकल नहीं लीजिए, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे मैं यहाँ पे कोई ढोंगी बाबा नहीं हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं जो आपको ये देता हूँ सिर्फ एक महापुरुष दे सकता है और ये एक ब्लेसिंग्स है। तो गुरुजी प्लीज़ जब भी आपके साथ कोई बड़ी चीज़ होती है उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए, ना कि उसको समझिए कि गुरुजी ने आपके साथ कोई चमत्कार किया, क्योंकि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं थे, वो रब थे। और जो वो ब्लेसिंग्स देते हैं वो एक रब ही कर सकता है, कोई चमत्कारी बाबा नहीं कर सकता। तो प्लीज़ प्लीज़ संगत जी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके साथ ब्लेसिंग्स होती हैं उनको ब्लेसिंग्स का नाम दीजिए, ना कि चमत्कार का नाम दीजिए। तो उन्होंने सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया। तो एक अंदर से क्यूरोसिटी हुई कि हाँ जानना चाहिए गुरुजी को, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी हामी भरी और मैंने भी हामी भरी। बढ़ते हैं आगे। दूसरे दिन वो आके मेरे से फिर हाय हेलो करती हैं और एक गुरुजी का स्वरूप दे देती हैं मेरे को। तो एक ये सिलसिला चलता रहा पूरे एक हफ्ते के अंदर। 2016 बैसाखी से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, 13 अप्रैल से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अप्रैल तक मुझे एक हफ्ते के अंदर उन्होंने गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी के पेन, गुरुजी को एक बुक पढ़ने को दे दी। सो अब आगे बढ़ते हैं। दे दी तो मानना तो दूर की बात थी, क्योंकि मैं इंसानी रूप में मानता नहीं था, फिर भी मैंने बुक पढ़नी शुरू करी गुरुजी की। तो गुरुजी की जब बुक पढ़ी जो उन्होंने मेरे को दी थी, सचाज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, तो मैंने बुक पढ़नी शुरू करी। बुक में अमेजिंग किताब है वो, उन्होंने उसमें सारे अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ पेन डाउन किए हुए थे, बहुत ब्यूटीफुली पेन डाउन किए हुए थे उस बुक में उन्होंने। तो मन ही मन मेरा घर से ऑफिस का रास्ता होता था 45 मिनट्स, तो जब वो 45 मिनट्स का वे होता था तो मैं बुक तब पढ़ने आता था। तो एक ही दिन मेरे मन में अपने आप से बात कर रहा हूँ कि मैं गुरुजी को क्यों मानूं, तो अंदर से मेरे अंतर आत्मा से एक आवाज़ आती है, क्या आपने भगवान को देखा है? मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ अपने अंदर ही। तो मैंने कहा नहीं, भगवान कैसे देखते हैं? तो हम जो बचपन से देखते आए हैं, आँख, नाक, कान, एक है ह्यूमन चेहरा जो इस वक्त हम मूर्ति पूजा करते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता रानी, हनुमान जी, तो आप देखोगे सब उनकी चीज़ें एक ह्यूमन से मिलती हैं। तो एक अंदर आवाज़ आई, तो इनमें और भगवान में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ता एक रियलाइज़ हुआ कि हाँ कोई गुरुजी एक दिव्य आत्मा है। जर्नी कंटिन्यूज विद गुरुजी। सो इस स्पीच क्या होता है कि अप्रैल का महीना निकल चुका होता है, मई आ जाता है। तो मैं एक यूके बैंक के लिए काम करता हूँ, तो हमारी छुट्टियाँ पड़ती हैं यूके कैलेंडर के हिसाब से। तो May 1st एंड लास्ट मंडे ऑफ मई इज़ अ बैंक हॉलीडे इन यूके, जो हमारे को भी हॉलीडे मिलती है। तो ऐसे हम बैठे हुए थे मैं और मेरी आंटी, तो एकदम से हम प्रोग्राम बना लेते हैं कि बड़े अमृतसर चलते हैं। संगत जी मैं आपको ये जर्नी इसलिए बता रहा हूँ कि जब गुरुजी आपको अपने पास वाकई में जब बुलाते हैं, अभी तो वो एक वर्चुअल में से कनेक्शन किए होते हैं, पर जब वो अपने सामने मुझे रूबरू करते हैं तो आपको क्लीन करके बुलाते हैं। जो आपके कर्मस आपको रोक रहे होते हैं रब के पास जाने से, तो वो भी आपके कर्मस क्लीन करते हैं। तो हम अमृतसर जाते हैं, स्नान करते हैं, दरबार साहब में मत्था टेकते हैं। हमें नहीं पता हमारे साथ क्यों हो रहा था, ये तो गुरुजी की प्लानिंग बाद में समझ में आती है। जब हम अमृतसर से लौटते हैं तो फ्राइडे नाइट को हम निकलते हैं, सैटरडे संडे और मंडे हमारी छुट्टी होती है। सैटरडे संडे हम घूम के मंडे सुबह हम दिल्ली वापस पहुंचते हैं। तो जब हम दिल्ली वापस पहुंचते हैं तो आंटी कहती हैं आज क्या करना है, काम कोई भी नहीं है हमारे पास। तो हमने कहा कि वो कहती है चलो बड़े मंदिर चलते हैं, बहुत सुना हुआ है तो देख के आते हैं। इस बीच संगत जी मैं आपको एक सत्संग स्किप कर गया, सॉरी फॉर दैट।
जब वो आंटी ने मेरे को 1 हफ्ते में सारी चीज़ें दी थी, तो 26 अप्रैल को उनकी बेटी का बर्थडे होता है, जहाँ वो मुझे अपने सत्संग में आमंत्रित करती हैं कि मेरी बेटी का बर्थडे है, आना। हम ना नहीं कर पाए क्योंकि ऑफिस कोलीग थी, जाना था। तो हम जाते हैं, वो पहला सत्संग मैंने गुरुजी का अटेंड किया था। तो जब हम सत्संग अटेंड करते हैं, इस दौरान उस बुक में लिखा हुआ था कि जब भी आप मेरे पास आते हो बन ढंग के आना, क्योंकि मैं सड़क पे बैठा बाबा नहीं हूँ। तो वो बातें कहीं ना कहीं माइंड में रजिस्टर थी। वो आंटी ने भी बताई थी कि गुरुजी के पास जब आते हो तो आप बहुत सच धज के आते हो। तो एक ही आइडिया लग गया था कि अगर जाना है गुरुजी के पास तो सच धज के जाना है। आप सिंपली कैसे बैठे होके इन कपड़ों में बैठे उठ के नहीं जा सकते। तो मैंने और मेरी आंटी ने डिसाइड किया था कि जब हम सत्संग में जाएंगे तो वी विल बी आवर बेस्ट, कि हम अपना सब कुछ बेस्ट करके चलेंगे और बेस्ट करने की बेस्ट करेंगे। सो हमने अपने अच्छे कपड़े निकाले। वो एक समा क्या बंदा, ये आपके लिए कोइंसिडेंस हुआ कि जो मैंने शर्ट निकाली वो ग्रीन थी, मेरी आंटी ने जो सूट निकाला वो ग्रीन था। हमें नहीं पता था हम सत्संग में जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता था। तो जब हम उनके वेन्यू पे पहुंचते हैं, घर उनका होता है चौथे मंथले पे, अप्रैल का महीना था। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 26 अप्रैल थी। अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, समर स्टार्ट हो चुका था। तो मतलब इतना समय था कि हम एसी के बगैर नहीं रह सकते थे। जब हम पहुंचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के नीचे, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। हमें नहीं पता था उसका मतलब क्या होता है कि आपको रोजेस की फ्रेग्रेंस, क्योंकि नए नए थे। हमें लगा शायद यहाँ से कोई फूल वूल होगा, पर हमने अपनी नजरें दौड़ाई, हमें कोई फूल नहीं दिखा। उस बात को हमने एक एज ले लिया कि हाँ चलो हम लोग को फ्रेग्रेंस आती है। जैसे ऊपर चलते हैं वही फ्रेग्रेंस बहुत तेज तेज होती चली जाती है। और जब हम 5 बजे सत्संग वाली जगह वेन्यू पे पहुंचते हैं तो गुरुजी का जब दरबार देखते, ब्यूटीफुली, शायद मैंने जिंदगी में पहली बार दरबार वही देखा था, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड रोजेस, मोगरस की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी कि मैं बता नहीं सकता। आगे जाके देखते हैं, गुरुजी को देखते हैं तो गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, उनके नीचे उनकी गद्दी लगी हुई थी और गुरुजी ने चोला पहना हुआ था हरे कलर का। तो जब वो हमारे कपड़े मैच होते हैं, उससे एक ये बात होती है कि वाओ, मतलब आप सेम हो, तो एक अंदर से खुशी महसूस होती है। सत्संग शुरू होता है, हमें बताया जाता है कि आपको जल प्रसाद नहीं छोड़ना, चाय प्रसाद नहीं छोड़ना, स्नैक प्रसाद, तो हम वो सब फॉलो करते हैं। लंगर की बारी आती है, लंगर खाते हैं और घर आ जाते हैं। जब हम घर पहुंचते हैं, हमसे कहा गया था सीधे घर जाइएगा, तो हम सीधे जब घर पहुंचते हैं तो उसमें मुझे वॉमिटिंग होती है। संगत जी, जब आपको वॉमिटिंग होती है आपको येलो, वाइट, ग्रेइश होगी, पर जो मुझे वॉमिट होती है वो ब्लैक कलर की होती है और जैसे सैंड के ग्रैन्यूल्स होते हैं वो निकलते हैं। तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ कि मैं कहाँ गया था और क्या करके आया हूँ कि मेरे अंदर इतनी तबीयत खराब होती है। वो सत्संग मैं आपको अभी आगे और सुनाता हूँ क्या था एक्चुअली। मुझे 2008 ऑनवर्ड्स एसिडिटी की गंदी प्रॉब्लम थी। इतनी गंदी प्रॉब्लम थी कि हर ऑल्टरनेट डेज मुझे एसिडिटी के इंजेक्शंस लगते थे और मेरे दोनों हाथों पे नील पड़े रहते थे। प्लस मैं एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत मानता था, तो मेरे हाथ में पन्ने की अंगूठी और पोखराज की अंगूठी थी। उसका भी सत्संग सुनाता हूँ मैं आपको। तो जब उल्टी हुई, वाइफ ने मुझे मेडिसिन दी, डाइजेशन की ली मैंने। मुझे लग रहा था कि मुझे अगले 2-3 घंटे में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे एसिडिटी लेवल्स अगेन हाइक कर गए हैं। पर संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत पीसफुल नाइट थी, दवाई डाइजेशन की लेके सोया। पर उस लेवल की तकलीफ नहीं हुई थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। धीरे धीरे कैजुअली हम रियलाइज करते हैं कि मेरे एसिडिटी लेवल 0 हो गए हैं और मुझे अब इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। दो अमेज़ॉन जब मैं ज़्यादा खा लेता हूँ उल्टा सीधा बर्गर, जो एक मैं फूडी आदमी हूँ, ज़बान चटोरी है, तब मुझे एक ओरल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। पर टच वुड, गुरु जी की बाई ग्रेस मुझे अब एसिड इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने वो एक मेरा कल्याण किया, क्योंकि 2010 में मैंने किसी पंडित से, मुंबई के बहुत जाने माने पंडित से पूछा था, तो उन्होंने कहा था रवि आपकी डेथ बहुत अर्ली एज में होगी, 40s में होगी, नॉट इवन लेट 40s, अर्ली 40s में होगी, एंड द कॉज ऑफ योर डेथ वुड बी एसिडिटी। एंड आपको एक डायमंड की रिंग पहननी है, आपको एक पन्ना की रिंग पहननी है, आपको एक पोखराज पहनना है, और आपको डायमंड और पन्ना इस एक्सटेंट तक पहने रहना है कि वो आपका एक अम्ब्रेला है। जब भी आप अपनी लाइफ में उसको उतारेंगे तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा नहीं होगा।
मतलब एसिडिटी की इतनी गंदी प्रॉब्लम रहती थी कि 2012 में मेरी शादी हुई थी और मेहंदी वाली रात 2012 में शादी मेहंदी वाली रात सब मुर्गा और दारू फाड़ रहे थे, मैं एसिडिटी का इंजेक्शन लगा के सो रहा था। तो मेरी इतनी गंदी थी कि मैं अपनी वेडिंग मेहंदी की रात भी इंजॉय नहीं कर पाया था। तो थैंक्स टू गुरु जी 2016 ऑनवर्ड्स मुझे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हुई। अब आते हैं नगों की बात पे। जैसे मैंने आपको बताया मैंने नग पहन रखे थे। मेरी मदर इन लॉ ने जब उनको ये पता लगा था कि ये सब बातें हैं इसके साथ, तो उन्होंने स्पेशली मुझे एक बहुत हाई क्वालिटी का पन्ना पहनाया था। पोखराज की अंगूठी पहनाई गई थी मुझे जयपुर से मंगवा के, और डायमंड तो पहना ही था मैंने। सो अगर मैं बाई चांस उतार भी देता था तो मेरी मॉम और मेरे मदर इन लॉ मेरे पीछे पड़ जाते कि तुमने अंगूठी उतारी क्यों, हाउ डे यू पुट उधर। तो जब ये गुरुजी के साथ लगे तो सबसे पहली बात थी कि आपको किसी वहमों में नहीं पड़ना है, किसी पंडितों के पास नहीं जाना है, और ये अंगूठियां नहीं पहननी। संगत जी ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी। जब तक मैंने गुरुजी को कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया था, मैंने अंगूठियां नहीं उतारी थी और मैं पंडितों के पास जाना नहीं छोड़ता था। ऐसी जर्नी बढ़ते हैं। जैसे आप आते हैं कि गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर हमें कैसे बुलाया। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अमृतसर गए थे, अमृतसर से लौटते तो मेरी आंटी कहती है क्या करना है। हमने कहा चलो छुट्टी का दिन है, बड़े मंदिर चलते हैं। तो हम ओला बुक करते हैं, क्योंकि मुझे तब तक कार चलानी नहीं आती थी। जब हम ओला बुलाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं भाटी माइंस के रास्ते, जब पहुंचते हैं तो हम कैब ड्राइवर से बात करते हैं। उसको इस बीच मैंने गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा था। जब हम बात करते हैं तो हम उससे ये कहते कि आप रुकोगे, हमें वापस भी जाना है, हमें सिर्फ दर्शन करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कहता है सर मैं रुक जाता हूँ। मैंने कहा फेयर क्या लोगे। कहता है सर अभी जितना फेयर लगा उतना वापसी में ले लूँगा, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़। तो हम जब तो वो उतर के हमारे साथ आते हैं, हम लाइन से अंदर जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम था हमारे बड़ा मंदिर में एक्सपीरियंस, तो वहाँ भी हम बहुत बंडन के गए थे। वी वर वेयरिंग गुड्स बेस्ट ऑफ आर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो जब हम बड़े मंदिर अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो एक मेरा ना मन नहीं लग रहा था बड़े मंदिर में था। मतलब इट वॉज लाइक ठीक है आ गए गुरु जी के पास, गुरु जी की गद्दी है, बट एक वो था कि जैसे जैसे चलते गए और चलते हुए बाहर आ जाते हैं, प्रसाद मिलता है, गुरु जी का लॉकेट मिलता है, तो एक एक्साइटमेंट तो था, पर वो एक इनर पीस नहीं थी, क्योंकि सरेंडर तो हुए नहीं थे। एक था, और प्लस जब भी हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो हम एक अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छी वाइब सुनते हैं, और फिर हम कंपेयर करने लग जाते हैं, यार उसके साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो अभी तक ये हुआ नहीं। और गुरुजी कहते थे जब आप ऐसे कंपैरिजन करते हो तो जितना मैं आपको ऊपर लेके गया होता हूँ उतना ही मैं आपको नीचे गिरा देता हूँ। तो कंपैरिजन तो आना ही था मन में, क्योंकि मैंने उन आंटी का सत्संग सुन रखा था, उन आंटी की कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करी, कैसे उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ये था कि एक गुरुजी के पास गया तो अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट केस वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट केस। बड़े मंदिर से लौट के आते हैं तो वो ड्राइवर साहब हमसे कहते हैं सर कहाँ ले आए थे, मुझे तो नीलकंठ के दर्शन हो गए। और मन ही मन मैं ये भी सोच रहा हूँ यार ड्राइवर ने दर्शन कर लिए हैं, अब ये लौटते में ना मुझसे किराया कम लेगा। जो मेरा 1500 था किराया, तो मुझे लगेगा कहेगा सर आप मुझे बड़े मंदिर ले गए हो, नीलकंठ के दर्शन हुए, अब मैं आपसे किराया क्यों लूँ। और एक मैं अंदर मुस्कुराते हुए कि चलो वेरी गुड, गुरुजी ने 15 गुरुजी के आने के हुआ कि 1500 बच गए। पर एक्चुअली जब वो वापस लौट के आता है वो मुझसे पूरे पैसे ले लेता है और हमें घर से 1 किलोमीटर पहले उतार देता है, क्योंकि उसकी सीएनजी खत्म हो गई होती है। तो मैं उससे कहता हूँ कि सीएनजी आप अंदर क्यों नहीं उतार रहे हो। तो वो कहता है कि सर आप रुको मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ। पैसे मुझसे पूरे ले लेता है। ट्रस्ट भी संगत जी मैंने उससे इतना भी कहा था यार मैं तुझे इतनी अच्छी जगह लेके दूँ, पैसे पूरे लेगा। तो वो कैसे छोड़ता पैसे अपने, चलो जी पैसे दे दिए। तो एक हुआ कि चलो ठीक है दे दिए। वो एक अंदर की बात थी जो आज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि कैसे मैंने गुरुजी को पहले देखा था। ये था कि गुरुजी के पास गए प्यारे न्यारे हो जाएंगे, अब तो आई वुड बी अ मिलियनर, जॉब भी अच्छी हो जाएगी, घर भी मिल जाएगा, मतलब टू गुड। पर एक्चुअली नहीं पता था कि हो क्या रहा है। एक्चुअली आप गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हो तो गुरुजी आपके साथ करते क्या है, जो लॉन्ग रन में कितना बेनिफिशियल होता है आपके लिए। बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे, सेम वीकेंड्स पे। तो ऐसे ही आया, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं शुरू से स्पिरिचुअल रहा हूँ, माता रानी की सेवा करता रहा। तो ये हुआ कि थोड़ा सा बड़े मंदिर की सेवा की जाए। तो एक दिन किसी सेवादार से पूछा कि बड़े मंदिर में सेवा करना चाहते हैं, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कितने दिन आए हो, कितने दिन हो गए आपको बड़े मंदिर आते हो। तो मैंने कहा 2-3 महीने हुए। कहते जाओ जाओ 2 साल बाद आना,
अभी तो आप बहुत नए नए आए हो। तो एक वो रूडनेस हमें बुरी लगी कि उन्होंने कितने रूडली कहा, अच्छी सेम चीज़ को वो अच्छे से भी कह सकते थे। पर जब हम घर वापस लौटते हैं, मैं और मेरी वाइफ, और फेसबुक में अपना खोल के देखता हूँ तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि कोई सेवादार आपको बहुत ब्रूटली मना करता है तो प्लीज़ उस चीज़ का बुरा नहीं मानो, क्योंकि बड़े मंदिर आप आए हो पर आपको इस तरीके की सेवा की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कर्म वैसे नहीं हैं। तो एक कनेक्शन, टेलीपैथी शुरू हो जाती है कि हाँ गुरुजी सुनते हैं। पर सरेंडर अभी भी नहीं हुआ था। मैं सरेंडर कैसे हुआ आपको इसका सत्संग में सुनाता हूँ। जुलाई का महीना आ जाता है तो 8 जून को मैंने गुरुजी का फर्स्ट सत्संग कराया था। मई में मेरे डैड का एक्सीडेंट होता है, 17 मई को उनका एक्सीडेंट होता है। वो घर पे गिर जाते हैं, उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। वी रश बैक टू लखनऊ। तब तक हमें गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी का मंत्र सब पता चल चुका होता है। गुरुजी का लॉकेट भी जो हमें बड़े मंदिर से मिला होता है वो हमारे पास होता है। तो घर जाके हम अपने पेरेंट्स, अपनी मॉम को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, ये उनके भजन हैं, ये उनका मंत्र जाप है, तो आप भी किया करो। तो मैं जल्दी मम्मी को बताता था फ़ोन के ऊपर। तो मम्मी से पूछता था मंत्र जाप किया आपने? बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये सब सुनी सुनाई बातें थी, सरेंडर तो था नहीं। फिर भी एक कहते हैं ना 0.10%, 0.12% थोड़ा बहुत विश्वास गुरुजी पे बनना होता है, फेथ जिसको कहते हैं। तो जब डैड का एक्सीडेंट होता है, हम पहुंचते हैं तो डैड का ऑपरेशन होना होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम ऑपरेशन अभी नहीं कर सकते क्योंकि इनके क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत हाई हैं। तो गुरुजी का लॉकेट होता है, तो एज अ आउट ऑफ फेथ मैं गुरुजी का लॉकेट डैड को पहना देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनके क्रिएटिनिन लेवल्स नीचे आ जाए। दूसरे तीसरे दिन पता लगता है कि उनके क्रिएटिनिन लेवल्स नीचे आ जाते हैं, पर गुरुजी का लॉकेट डैड के गले से गायब। तो एक जगह जहाँ गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे होते हैं, दूसरी जगह आपकी परीक्षा भी ले रहे होते हैं कि गुरुजी का लॉकेट गायब। जब अभी तो वहमों और उनसे तो बाहर आए नहीं है, रिंग्स पहनी हुई है, सब कुछ है, तो एक वहम आ जाता है कि गुरुजी का लॉकेट कहाँ गया। तो ऑपरेशन होता है, सक्सेसफुल होता है, डैड घर आते हैं। जब डैड घर आते हैं तो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल, उसमें कोई वो नहीं था, पर डैड को बहुत भयंकर बेड सोल्स पड़ जाते हैं। और इतने बेड सोल्स भयंकर उनके बैक पे पड़ते हैं कि हमें एक बबल बेड की ज़रूरत पड़ती है जो उनका ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेट करे। और अब डैड बेड रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि जब बेड सोल्स पड़ते हैं तो आप उठ नहीं पाते और वो तकलीफ आप महसूस भी नहीं कर सकते। तो उनका जो फ्रेश होना होता है वो बेड पे ही हो रहा होता है। कई बार मैं, कई बार मेरा ब्रदर, कई बार हमने जो अटेंडेंट रखा था वो उनकी ड्रेसिंग करता रहता है। इस बीच मैं 30 मई तक वापस आ जाता हूँ अपने घर दिल्ली। तो जब जून में होता है तो ऐसे में और मेरी आंटी कर रहे होते हैं, थोड़ा मैं डैड की वजह से परेशान, तो क्या हम गुरुजी का सत्संग करा सकते हैं? तो एक फर्स्ट टाइम सत्संग कराना था, गुरुजी की इच्छा थी। प्लानिंग क्या थी गुरुजी की वो मैं आगे बताऊंगा। तो जब गुरुजी का सत्संग होता है मेरे घर में 9 जून 2016 में, बहुत छोटा सत्संग होता है, हार्डली 10-15 लोग आए होते हैं। संगत होती है, 10-15 संगत होती है। हम घर में छोटा सा, जो मैं और मेरी वाइफ मिलके लंगर बना सकते हैं, हम 12 से 2 बजे का सत्संग करते हैं। उस बीच उसी दिन मुझे पता लगता है कि डैड को आईसीयू एडमिट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तबीयत बेड सोल्स की वजह से बहुत खराब हो रही है। तो मैं मॉम को कहता हूँ कि देखो गुरुजी का सत्संग आज मेरे घर में हुआ है। तो मॉम मेरे पे थोड़ा गुस्सा भी होती है कि डैड तेरे हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमार है, तू घर में सत्संग करा रहा है। तो वो नहीं पता होता कि गुरुजी एक्चुअली आपके घर ब्लेस करने आते हैं, आपके कष्टों को काटते हैं। तो सत्संग होता है, मैं उन्हें सुनाता हूँ फ़ोन पे। इस बीच डॉक्टर्स कहते हैं कि बेड सोल्स इनके बहुत गहरे हैं, वो टाइम से हील होंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इन्हें घर ले जाइए, हॉस्पिटल में रखने का कोई फायदा नहीं। जून का महीना निकलता है, हम अपना बड़े मंदिर ऑल्टरनेट्स पे जा ही रहे होते हैं, सेम विकेट्स पे। आता है जुलाई का महीना। तो जब जुलाई का महीना आता है तो डैड की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 14-15 जुलाई की बात है, मैं घर पे बात करता हूँ। घर पे पता चलता है डैड की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी वजह से मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिल में ना एक आता है कि एक तो बंदा है ये बीमार, उसके अलावा मेरी मदर भी बीमार हो रही है जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ। तो 15 जुलाई को मैं अपने नेबर के यहाँ, मूड ऑफ होता है, बैठा होता हूँ, तो वो ऐसे ही मुझे बुला लेते हैं कपल, क्योंकि सेम एज ग्रुप के थे, कि रवि आ जाओ, मूड ना खराब करो, पता है डैड की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, आ जाओ।
तो हम रात को खाना खाने के बाद उनके घर जाते हैं, रात के 10:30-11 बजे की बात है, और हम कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। हम कार्ड्स इस लंबे टाइम तक खेलते कि रात के 2-2:30 बज जाते हैं। तो मैं वापस आता हूँ घर, जस्ट नेबर का घर था, एक फ्लोर पे 4 घर थे, तो जस्ट क्रॉस करके आता हूँ। तो जैसे ही घुसता हूँ, ड्राइंग रूम में मेरा मंदिर था, मंदिर के ऊपर गुरु जी का स्वरूप है। तो मैं अपनी आंटी से कहता हूँ, जाओ बेडरूम में, मैं आ रहा हूँ। गुरु जी के पास लिटरली मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूँ रात के 2:30 बजे कि गुरु जी प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो, मेरे डैड को सही कर दो या समेट लो, क्योंकि तबीयत उनकी भी बहुत ख़राब है, और ये ना हो कि हम एक की जान बचाने के चक्कर में हम दूसरी जान गंवा दें। इतनी अरदास करके मैं सो जाता हूँ। सुबह 9:30 साढ़े 9 घर फ़ोन करता हूँ कि डैड की तबीयत कैसी है। तो मॉम कहती है डैड की तबीयत वैसी ही है, आंखें नहीं खोल रहे हैं, दूध पिलाने की कोशिश करी है, थोड़ा बहुत लिया है, पर वो सो रहे हैं। इतनी देर में मेरे कोलीग का फ़ोन आ जाता है ऑफिस से, सैटरडे की बात है, तो कुछ ऑफिस का डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो डिस्कशन काफ़ी लंबा खिंचता है, और उसी दौरान मेरे घर से फ़ोन आ रहा होता है। तो मैं अपने कोलीग को कहता हूँ, रुको, मेरे ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आ रहा है, देखो क्या बात है। फ़ोन कॉल बैक करता हूँ, और मेरे ब्रदर इन लॉ कहते हैं, पता लगा? मैंने कहा क्या? डैड इज़ नो मोर। संगत जी, उस वक्त मेरे आंसू टप टप रुकते नहीं हैं, पर गुरु जी का देखता हूँ और उन्हें तहे दिल से एक शुक्राना अदा करता हूँ कि आपने, थैंक यू, मेरी अरदास कबूल करी। रीज़न वाई, क्योंकि जो बेड सोल्स का पेन है संगत जी, हम बेयर भी नहीं कर सकते, हमारे कहीं छिलता है, और वो स्किन जब तक वापस नहीं आती, आप देखो एक अजीब सी चुभन रहती है, और जब आपके पीछे पूरे बैक पे वो बहुत बड़ा हो जाए कट, तो आप समझ सकते हैं कितना बेरेबल पेन होता है। आप पलट नहीं सकते बिकॉज ऑफ द पेन, आप कुछ कर नहीं सकते, आप पसीने में, जब सर्दियों में जब ह्यूमिडिटी में होता है या सर्दियों में ये बेड सोल्स होते हैं, तो यही कहा जाता है इसको हवा लगाइए, जितनी हवा लगेगी उतनी जल्दी सूखेगा, पर इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। प्लस अगर मेरे डैड, वो 2 महीने की कष्ट उन्होंने काटे, अगर वो ज़्यादा काट लेते तो हमारे पे इमोशनल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, एक्सर्शन का बर्डन, एवरीथिंग वो हम बेयर तो कर लेते हैं, पर जो पेन होता वो मेरे सिर्फ डैड का होता और किसी का नहीं होता। तो उस दिन मैंने गुरुजी को सरेंडर किया कि थैंक यू गुरुजी फॉर सेविंग मी, फॉर सेविंग माय फैमिली एंड मेकिंग माय फादर, ब्रिंगिंग माय फादर टू पीस। उनकी जर्नी 2 महीने की बहुत टफ रही है, और आपका तहे दिल से शुक्राना है कि आज आपने उस जर्नी को ख़त्म किया, उनके अपने चरणों में लीन किया। पर एज ए ह्यूमन हमारे इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, वी गेट डिस्टर्ब, वी गेट डिवास्टेटेड, वी गेट शैटर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर जो जर्नी झेल रहा होता है, तो वहाँ एक मेरा गुरुजी के साथ मैं तब भी कहूँगा 85% 90% सरेंडर हुआ। 90% सरेंडर होता है, हम लखनऊ रश करते हैं, रिचुअल्स करके कंप्लीट आते हैं। तब तक मेरे हाथों से अंगूठियाँ नहीं गई होती हैं, कुछ नहीं होता है। तो इस बीच मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो चुका होता है। फ्रॉम आई वॉज अ HR गाय, एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स विद इन द कंपनी मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है एडमिन में, द जॉब विच आई यूज्ड टू नेवर लाइक इट। और एक मन में बनी रहती थी, कहीं जॉब चली ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। तो मैं पंडित को कॉल करता था, 5 रुपये देता था, क्या करना है? अच्छा जी, तुम काले कपड़े पहनना छोड़ दो, तुम वाइट मूंगा पहन लो, ये अंगूठियाँ पहन रखे हैं, वेरी गुड। मतलब संगत जी, मैंने कितने पैसे बर्बाद किए होंगे। यहाँ तक कि मुझे कहा गया था कि तुम मसूर की दाल खाना छोड़ दो। तो मेरे उन कुछ सालों में, जब तक गुरुजी के साथ कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ था, तो मेरे घर में लाल मसूर नहीं बनती थी। तो एक दिन मैं सीट पे बैठा था, परेशान, अपने अंदर ही बात किए जा रहा था। तो परेशान था, बॉस ने डांट दिया था किसी बात से। गुरुजी का छोटा सा रूप टेबल पे लगा हुआ था, और उनसे बात किए जा रहा था ऐसे अंदर, क्या करूं गुरुजी, इतनी अंगूठियां भी पहनी, आप भी हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ये तो। और एकदम से आता है अंदर से इनर वॉइस, जो संगत जी आपकी इनर वॉइस होती है, उससे सच्ची आपकी कोई कुछ नहीं होता है। आप कोई कह जाए, आपको कुछ आ जाए, पर आपकी जो इनर वॉइस कहती है, इनर इंस्टेंट कहता है, वो सबसे पावरफुल होता है। तो अंदर अंदर बात किए जा रहा हूँ, तो गुरुजी ने कहा था ना, पंडितों में नहीं पढ़ना, अंगूठियाँ नहीं पहनना है इनका, वो बात मेरे दिमाग में घूम रही होती है, बहुत कस कर इनर वॉइस कह रहा होता हूँ, और वो जो लिखी हुई थी बुक में वो पढ़ी होती है।
तो एक मैं तब डिसाइड करता हूँ कि आज के बाद किसी पंडित के पास नहीं जाना, मैं ही जानना। पर अंगूठियां कैसे उतार दूं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जनरली क्या करता था, सुखमनी आंटी की जो बुक है वो एक मैं बाइबल की तरह अपने पास हमेशा रखता था, गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ, कि खोलूं, जो पहला वाक्य आए वो पढ़ूं, वो समझूं क्या है और उसको फॉलो करूं जब आपका मन बहुत परेशान होता है। क्योंकि आपको पता है गुरुजी से आप बात करोगे, गुरुजी अपनी टाइमिंग स्पीड टाइमिंग लेके, पर एज ए ह्यूमन हमें कुछ रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं। तो ये बात हुई। तो जो बुक थी उसमें सुखमनी आंटी का मोबाइल नंबर दिया हुआ था, तो मैंने पहले मैसेंजर पे आंटी को मैसेज किया और आंटी ने तुरंत रिप्लाई कर दिया, हाय हु इज दिस। तो मैंने कहा आंटी मैं आपकी बुक पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी है, क्या मैं आपके लिए 5 मिनट ले सकता हूँ? तो आंटी ने बोला हाँ। तो मैंने कहा आंटी मैं कॉल करना चाहूँगा आपको। तो थोड़ा वो उन्होंने टाइम लिया, 1 आध घंटे का, फिर कहती हैं हाँ आप कॉल कर। मैंने कहा आंटी आपका नंबर यही है? कहती हाँ। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने उनको बताया आंटी आपकी बुक बहुत अच्छी लगी, बहुत इस पे क्लैरिटी मिलती है क्या है। तो बातों बातों में क्या, मैंने कहा आंटी अभी भी आपको परेशानियां आती हैं? ट्रस्ट मी संगत जी, उन्होंने ये बोला मेरे को, हाँ रवि स्लेट तो मेरी अभी भी साफ नहीं है। जिन्होंने वो बुक लिखी हो, जिन्होंने अपनी बचपन से लेके जवानी तक गुरुजी के साथ बिताई हो, तो उनको कैसी परेशानी आ सकती है? पर उनके मन, जब मुंह से मैंने सुना कि हाँ रवि स्लेट तो मेरी अभी भी साफ नहीं है, तो मैंने को पूछा आंटी इसका क्या मतलब होता है? कहती गुरुजी आपको क्लीन करते रहते हैं, पर एज ए ह्यूमन हम कर्म करते रहते हैं, तो स्लेट अभी भी साफ नहीं है, अभी तो आपको कितने कर्म आपके अभी साफ होने हैं। तो वहां से एक मिला। तो मैंने कहा आंटी ऐसे करने से कैसे? कहते हैं आप बिल्कुल सिंपल रखिए, गुरुजी के साथ सिंप्लिसिटी रखिए, किसी अहमों में वहमों में ना पड़िए, कोई चीज को एक पर्टिकुलर नहीं बनाइए। बस गुरुजी ये चाहते थे कि आप डिसिप्लिन रहें हर चीज पे जो आप करते हो। अगर आप किसी भगवान को मानते हो तो आप उनको मानिए, डिसिप्लिन रहिए। ये पता चला जोत, अच्छा आज नहीं, अगर आप सुबह की जोत जलाते तो एक उसका टाइम फिक्स कीजिए, ना कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे, जैसे जब टाइम मिलता है अपने कन्वीनियंस से। वो नहीं करना भगवान के साथ। आपको कुछ चीजें उनकी डिसिप्लिन में फॉलो करनी है, अहमों और वहमों में नहीं पढ़ना है। जैसे वो मुझे बता रही थी पंडितों के पास नहीं जाना है, अंगूठियां नहीं पहननी है। तो एक दिमाग में ठनका कि हाँ जब तक तुम सुन ना लो किसी के मुंह से, और फिर वो संगत, उस वक्त क्या होता है कि आप जब पुरानी संगत होती है, आप समझते हो बहुत ब्लेस्ड संगत है, वो सब कुछ है, वाकई वो ब्लेस होते हैं क्योंकि गुरुजी को उन्होंने फिजिकल फॉर्म में देखा होता है जो हमने नहीं देखा होता। पर एक थी उस वक्त एज ए ह्यूमन, अंगूठियां शाम तक निकाल के बैग पे डाल दी जाती है। तो कैसे गुरुजी ने मेरी अंगूठियों से पीछा छुड़वाया, कैसे मुझे अहम और वहमों से बाहर निकाला कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो मैं वहां 10 मिनट रुक जाता था, जो अब सीन नहीं है। तो छोटी 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 चीजों से गुरुजी आपको आगे पकड़ के ले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते हुए गुरुजी के साथ मेरा 99.9% सरेंडर होता है। अभी मैं 1% नहीं मानता गुरुजी को, सरेंडर नहीं करता हूँ, पर 99.9% वो 1 पॉइंट होता है ना, गुरुजी आपकी बहुत केड़ी परीक्षा लेते हैं उस सरेंडर के लिए, आपको स्क्वीज करते हैं। आप इस चीज को नहीं समझोगे, जब आपको स्क्वीज करते हैं तकलीफ तो बहुत होती है, क्योंकि स्क्वीज पर मलहम भी वही दे रहे होते हैं साइड बाई साइड। अगर आपको एक बार स्क्वीज करते हैं तो 2 बार मलहम भी लगाते हैं आपके साथ। वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा अपनी जर्नी में, कैसे गुरुजी ने स्क्वीज करते हैं, कैसे आपके साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन भी वही बनाते हैं। अगर आप सोचें कि आप गुरुजी का जाप करके, गुरुजी से बातें करके, गुरुजी के इसको गुरुजी करके कनेक्शन बनाते हो, तो सॉरी, नहीं, कनेक्शन भी वही बनाते हैं, सब कुछ वही करते हैं, रास्ते भी वही दिखाते हैं आपको, पर चलना हमें पड़ता है जो हम नहीं करते हैं। तो वो चीज़ है कि टोटल सरेंडर गुरुजी के साथ अब जाके मेरा 4-5 साल लग गए टोटल सरेंडर होने में। तो ये पहला एक सरेंडर था गुरुजी के साथ कि कैसे उन्होंने मेरे डैड को अपने चरणों में लीन किया। तो एक सरेंडर 80-85% हो चुका था कि हाँ गुरुजी हैं, क्योंकि एक अपने आप को विश्वास दिलाना कि जो लोग कहते थे गुरुजी हैं, आप सत्संग सुनते हो, ओमनीसेंट हैं, वो आप ज़्यादा अवेलेबल है, पर जब तक आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता नहीं आप मानते नहीं हो एज ए ह्यूमन। तो एक वो फर्स्ट सरेंडर मेरे साथ हुआ गुरुजी का कि यस आई एम लिसनिंग टू यू, तू तेरा सुनने वाला कोई है। क्योंकि हम तो भगवान के पास जो हम एक अपना ओल्ड ट्रेडिशनल वे करते हैं कि उस जगह कहते हैं ना भगवान से
हनुमान जी से 11 मंगलवार आऊंगा, 11 रुपए का प्रेशर चढ़ाऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर देना, मेरा इंक्रीमेंट लेटर अच्छा हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स जो हम वैष्णो देवी जाना है, क्योंकि मैं मन्नत मांग के आई थी। हम जब तक भगवान को ब्राइब करते नहीं है तो ऐसा लगता है कि हम भगवान को ब्राइब करेंगे, वो हमारी सुन लेंगे तो काम हो जाएगा, पर नहीं, गुरु जी के साथ तो टोटल उल्टा है। गुरु जी कहते हैं सरेंडर करो, विश्वास करो, जो हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। तो 2016 निकला, गुरुजी के साथ मंदिर आना जाना हुआ, सब कुछ हुआ, गुरुजी को जाना पहचाना, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे यूट्यूब पे। क्या होते हैं गुरुजी, जेठला अंकल, नारंग अंकल, किटी आंटी, इन सब के सत्संग सुनने शुरू करे। और सुन के वो रात को एक अच्छी नींद आती थी कि हाँ सत्संग सुना, एक खुशी महसूस होती थी, तो एक पीसफुल जर्नी रही वो। अब आ जाता है 2017। मैं गाजियाबाद के ऐसे इलाके में रह रहा था जहाँ मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली आने में कतराते थे। वो कहते थे रवि, एक तो तेरा घर ढूंढना बड़ा मुश्किल, दूसरी चीज ये है कि तू बिल्डर फ्लैट में रहता है विद नो लिफ्ट, नो इम्यूनिटीज, ऊपर चढ़ो, सीढ़ियों से चढ़ो, सीढ़ियों से उतरो, तो इट्स बेटर हमें बुलाने के बजाय तुम आ जाए करो हमारे पास। तो एक होता था कि गुरुजी कब अच्छा घर देंगे, एक ह्यूमन वांट होती थी, कब अच्छा घर दोगे, कब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेंगे जहाँ सारी बेसिक एम्यूनिटीज हो, आपको शर्मिंदा ना होना पड़े किसी के आगे। तो वो चीज़ है। तो जिस जहाँ इलाके में रहता हूँ वहाँ एक एजिड कपल रहते थे, जो हमें अपना उनके बच्चे बाहर सेटल थे, और हम एक फ्रेंडशिप बन गई। वो हमें अपना बच्चा सा मानते थे, हम उन्हें अपने बड़े मानते थे। तो रोज रात को क्या होता था, हम बाहर टहलने जाते थे। तो जब टहलने जाते थे तो एक दिन वो आंटी 2017 में मुझसे कहती हैं, रवि तुझे पता है तू यहाँ सबसे ज्यादा किराया दे रहा है। मैंने कहा हाँ आंटी पता है मुझे। ये बात एक्चुअली मुझे पता थी, क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड ने शुरू से मुझे ज्यादा किराया दिया था। तो 2-3 साल में बढ़ के इलाके का सबसे ज्यादा किराया बन गया था। फिर वो ये कहती हैं कि तुम्हें पता है तेरी लैंडलॉर्ड तेरे से बहुत खुश रहते हैं। मैंने कहा आंटी पता है, क्योंकि मैं 30 तारीख करता नहीं हूँ, जैसी सैलरी आ जाती है वैसे ही रेंट ट्रांसफर कर देता हूँ, तो कौन लैंडलॉर्ड खुश नहीं होगा। कहती बेवकूफ, तुझे पता है तू सबसे ज्यादा रेंट दे रहा है। मैं तुझे ये समझाना चाह रही हूँ कि कुछ घर कम रेंट का देख ले और इससे अच्छी जगह देख ले, ठीक है। बहुत होती है। इतनी देर में मैं रात को आके मैजिक ब्रिक्स पे डाल देता हूँ कि घर चाहिए। दूसरे दिन आ जाता है, वो हमें उस लोकेलिटी का दिखाता है जहाँ हम अपना जाना नहीं चाहते थे। पर आंटी कहती है आप संडे है, टाइम पास करते हैं, चलो देख के आते हैं, देखेंगे तभी पता चलेगा घर कैसे है, क्या किराया है। जाते हैं, वो शुरू से हमें घर दिखाना शुरू करता है। हमें कोई घर पसंद नहीं आता, पर वो जब एक घर की चाबी खोल रहा होता है तो कहता है कि अगर आपको ये घर पसंद नहीं आता तो आप देखना नहीं आते, आप ये सोसाइटी में नहीं देखेगा। हमने कहा ठीक है। वो घर खोलता है संगत जी, बिलीव कीजिए घर A1 होता है, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड हाउस विद वुड वर्क, वार्डरोब्स, शैंडलियर्स, फैंस, फैंसी ट्यूबलाइट्स, वॉशरूम में एग्जॉस्ट, किचन में एग्जॉस्ट चिमनी। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये घर किराए पे क्यों दिया जा रहा है, इट्स अ रो फ्लैट, अभी कोई आया भी नहीं रहने। तो कहता है कि जिस लैंडलॉर्ड ने ये घर बनवाया था अपने रहने के लिए, उसकी वाइफ का ट्रांसफर नहीं होता है, अब वो नहीं आ पाएगा इस साइड, तो इसलिए वो किराए पे देना चाह रहे हैं। किराया पूछता हूँ, लग रहा था कि इतना वेल फर्निश्ड हाउस है तो किराया ज़्यादा होगा। तो कहता है कि सर कुछ अमाउंट बताता है जो मैं एग्जिस्टिंग किराया दे रहा होता हूँ उसके 40% नीचे होता है। एंड आई वॉज टेकन अ बैक कि वाओ व्हाट अ हाउस। तो मेरी वाइफ कहती है हमें सोसाइटी से क्या लेना देना, गाड़ी है, ऑफिस से आएंगे जाएंगे, ब्यूटीफुल सोसाइटी है, अंदर से बहुत अच्छी बनी हुई है, स्विमिंग पूल भी है, टेबल टेनिस कोर्ट भी है, ऑल मतलब जो आप एक गेस्टेड सोसाइटी में हो सकता है वो कर लेते हैं और शिफ्ट करते हैं। इतना कह के हम वापस आ जाते हैं, टोकन मनी देते हैं। सैटरडे संडे गुजरता है, मंडे को मेरे ऑफिस में मीटिंग होती है मेरे बॉस के साथ, रेगुलर 1-on-1। जब हम रेगुलर 1-on-1 कर रहे होते हैं तो मेरा बॉस कहता है रवि ये
हमारे लिए तुम्हारे को अक्टूबर भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। ये मेरी मैनेजर मुझसे डिस्कशन करती है 1 घंटे का कि अक्टूबर भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है, 6 महीने हो चुके हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रोजेक्ट सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपको। तो आप इंटरनली देख लीजिए। अभी फाइनल वर्डिंग्स आने हायर मैनेजमेंट से बाकी हैं, पर ये मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ कि आपको कुछ टाइम मिल जाएगा जॉब सर्च करने का, रादर देन एकदम से आपको पता चलेगी न्यूज़, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इधर मैं घर चेंज करने की सोच रहा हूँ और उधर जॉब का अल्टीमेटम मिल जाता है, तो आई बिकम इन अ डिलेमा। तो मैं सीट पे वापस आता हूँ 101 करके और अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ कि ऐसे ऐसे मैनेजर ने बोला है मुझे क्या करना चाहिए। उधर हम टोकन मनी दे आए हैं, लैंडलॉर्ड को बोल दिया हम घर खाली कर रहे हैं, तो क्या करें इसमें। तो थोड़े डिलेमा में जाते हैं। तो कहती है जैसे भगवान की इच्छा वैसे होगा, घबराने की क्या जरूरत है। मैं लिटरली गुरुजी से अपने, जैसे आप अभी सीट पे मुझे बैठा देख रहे हैं, मैं प्रेयर करता हूँ, गुरुजी इतना सुना है, प्लीज जॉब नहीं मेरी निकालना, बहुत मुश्किल में आ जाऊंगा, मार्केट अच्छी चल नहीं रही है, क्या करना चाहिए। ऐसी मन मन सोच प्रेयर करके अपना काम शुरू कर देता हूँ। हफ्ता व्यतीत होता है, 25 जून आ जाता है, तो हम, मेरी वाइफ कहती क्या करना है, क्योंकि तुमने लैंडलॉर्ड को यहाँ भी बोला अगर जॉब की इतनी परेशानी है तो अभी चेंज नहीं करते हैं घर, क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ देखो, गुरुजी ने आगे अब गुरुजी को मानते हैं, तो लेट्स लीव एवरीथिंग ऑन टू हिम एंड लेट्स कंटिन्यू, घर चेंज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी। मैंने कहा पीएफ है 6 महीने, सारे कैलकुलेशन करके बता दिया इसको, 6 महीने तो आराम से निकल जाएंगे, 7वें महीने देखेंगे क्या करना है। ठीक है जी, जॉब हम अपनी नॉर्मल शुरू कर देते हैं। शिफ्टिंग करता हूँ, वेट कर रहा होता हूँ कि कब हायर मैनेजमेंट लेटर देगा कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। ऐसे करते करते अक्टूबर आ जाता है, हम शिफ्ट कर लेते हैं, अक्टूबर आ जाता है। तो जब अक्टूबर आता है तो लेटर्स रिलीज होते हैं, लेटर आता है मेरे पास, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि ये तो जॉब छोड़ने का लेटर होगा, पैकेज दिया गया होगा कि आपको क्या रिडेंडेंसी पैकेज मिलेगा क्या है। तो ये गुरुजी ने फर्स्ट टाइम टोटल सरेंडर जो कहते हैं वो करवाया। लेटर देखता हूँ, लेटर में ये नहीं लिखा होता कि आप जॉब छोड़ के जाने वाले हो, ये लिखा होता है इंस्टेंट ड्यू टू रिसेंट मार्केट स्टडी एंड एवरीथिंग द कंपनी हैज रीस्ट्रक्चर्ड एंड योर रोल हैज बीन मूव फ्रॉम ए टू बी। सो जहां मैं सोच रहा होता हूं कि मेरी जॉब जाने वाली होती है, वहां पता चलता है कि मेरी पोजीशन ए थी वो बी हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, दो सैलरी नहीं बढ़ती, पर ये लिखा था ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस वुड रिमेन चेंज। गुरुजी ने जॉब सेव करी, घर हम इस बीच चेंज कर चुके होते हैं। तो जब हम, ये सत्संग सुनाने का ये था कि जब आप गुरुजी पे 100% छोड़ते हैं अपने आप को, तो गुरुजी टेक केयर करते हैं। जब आप इफ्स एंड बट्स 98%, 99% छोड़ते हैं, तो वो सारे गुरुजी भी आपको फिर वैसे ही जवाब देते हैं। 100% गुरुजी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, 100% प्लस 100% सरेंडर। तो एक जहां मेरे को जॉब का लग रहा था कि मैं आगे 6 महीने कैसे निकालूंगा, अब ये हो जाता है सैलरी नहीं बढ़ाते, पोजीशन बढ़ा देते हैं, जॉब सिक्योर कर देते हैं। तो मैं अपने मैनेजर के पास फिर जाता हूँ कि आप तो मुझे कह रहे थे कि यू वर टेलिंग मी दैट माय जॉब वुड बी गोइंग टू सिल्वर। तो कहते हैं रवि, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि हम आपको कहने वाले थे कि टाटा बाय बाय, बट यू हैव बीन सेव, रीस्ट्रक्चर हो गया है, कुछ प्रोजेक्ट्स इधर उधर मूव हो गए हैं, जॉब इज सेफ। जय गुरुजी। जब हम इस बीच घर चेंज करते हैं, हमें घर बहुत अच्छा जैसे बताया मैंने, बहुत अच्छा मिल जाता है, 40% कम रेंट पे मिलता है, 40% वो होता है। तो उस बीच 1 जुलाई को हम शिफ्ट कर चुके होते हैं, तो सावन चल रहा होता है। तो 15-16 जुलाई की बात है, मैं स्मोकर हूँ, मैं अपने डेली ऑफिस में जाता हूँ स्मोक करने। तो बाहर जाता हूँ, सावन चल रहा होता है, शंकर जी के कावड़ लगे होते हैं। तो जब मैं वो
कावड़ में जाता हूँ, कावड़ के बगल में स्मोक कर रहा होता हूँ, तो मेरे कानों में आवाज आती है एक शब्द की, जो मांगे ठाकुर से सोई सोई पावे, नानक दास मुख पे बोले इया हुआ सच होवे। तो मैं इधर उधर देखता हूँ, शायद ये सोचते हो कि मैं इल्यूजन में तो नहीं, वाकई शंकर जी के कावड़ में शब्द चल रहा होता है, और मैं मन में मेरे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं गुरु जी का सत्संग कराऊं इस नए घर में। आंटी को कॉल करता हूँ, आंटी कहती हैं हाँ करा सकते हैं, पर कराएंगे कैसे, क्योंकि किसी को जानते तो है नहीं अब तक। जो आंटी मेरे ऑफिस में थी मैं उनसे भी कॉन्टैक्ट करता हूँ, वो मना कर देते कि रवि आप बहुत दूर हो गए हो, मेरे लिए अब आना मुश्किल है, तो मैं सत्संग नहीं करा पाऊंगी, नहीं ऑर्गेनाइज करा पाऊंगी। आ जाते हैं तो जहाँ हम पहले रह रहे होते हैं, मैं वहीं मेरी वाइफ एक दिन कहती है मुझे छोले भटूरे खाने का मन है, क्या तुम पैक करा के ला दोगे? तो मैं जाता हूँ अपनी वहीं पुराने घर के पास, छोले भटूरे पैक करा रहा होता, तो इतने में अंकल जी आके मुझे बोलते हैं जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। तो बात करने लग गए, आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा यहाँ से हूँ मैं, सारी बात करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ अंकल जी आपने कैसे पहचाना कि मैं गुरुजी को मानता हूँ? तो कहते हैं आपकी स्कूटी पे लिखा हुआ है, प्लस आपने गले में लॉकेट पहना हुआ है गुरुजी का। ठीक है, तो बातों बातों में मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जानते हो यहाँ कोई गुरुजी का सत्संग कराता हूँ अपने पुराने घर के पास? कहते हैं हाँ हाँ, यहाँ एक आंटी है जो कराती हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है। वो हमें एक सारी लिस्ट बता देते हैं कि क्या लगेगा सत्संग में। कहते हैं या तो आप हमसे ले लो या आप कहीं से अरेंज कर लो। तो लौटते में जब हम कार से वापस आ रहे होते हैं तो मैं आंटी से कहता हूँ कि आंटी हम ये चीज़ें खुद बना सकते हैं? अभी तक नहीं पता था गुरुजी की प्लानिंग क्या है। आंटी कहती हैं हाँ बना सकते हैं। तो मैं किसी को कॉन्टैक्ट करता हूँ गुरुजी के स्वरूप के लिए। मैं सत्संग बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मैं नहीं चाहता संगत बोर हो जाए। तो स्वरूप का अरेंजमेंट करवाते हैं गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी का चोला तो हमें पता नहीं होता, हम गुरुजी का रुमाला ले आते हैं। हम सारी चीज़ें गुरुजी की बना लेते हैं और सत्संग होता है। सत्संग बहुत ब्यूटीफुली होता है। जब सत्संग खत्म हो जाता है तो अब कहा जाता है कि समानता क्या करें। इस बीच मुझे उस सोसाइटी में पता लग चुका होता है कि कुछ फैमिलीज गुरुजी को मानती हैं, तो मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ सत्संग के बाद। तो बात हो जाती है, सेम एज ग्रुप होता है, एक फ्रेंडशिप बच जाती है। तो मैं एक दिन सबसे कहता हूँ क्या ना हम गुरुजी का मंथली सत्संग शुरू कर सकते हैं? तो सब थोड़ा कतराते हैं, कहते हैं कि सत्संग कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि कराने वाले गुरुजी हैं सत्संग, लेट्स डू इट। मैंने कहा सामान तो मेरे पास बना ही हुआ है, सिर्फ एक लंगर प्रसाद किसी को बनाना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो सत्संग शुरू होता है। सेकंड सैटरडे गुरुजी डेट डिसाइड करते हैं अपने आप ही, बातों बातों में। टाइम डिसाइड होता है कि 6 से 8 गर्मियों में, सर्दियों में 3 से 5। तो हम सितंबर नवंबर में होते हैं। सितंबर से शुरू हो चुका है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सर्दियों के बाद आ जाता है सत्संग, 3 से 5 चलने शुरू हो जाते हैं। तो 3 से 5 सत्संग होता है तो किसी को लंगर बनाने की जरूरत होती है, समोसा प्रसाद आ जाता है, लड्डू प्रसाद आ जाता है, सत्संग हो जाता है। पर ये हुआ कि 4 महीने बाद क्या करेंगे, कोई 4-5 ही फैमिलीज है। तो हमने कहा 4 महीने बाद फिर हम वही रोटेशनल कर लेंगे, जिसने पहले कराया था 4 महीने पहले वो फिर करा लेगा। इस बीच क्या होता है संगत जी, कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं गुरुजी को सिर्फ मैं मानता हूँ, मेरी फैमिली नहीं मानती, मैं कैसे बुला लूँ गुरुजी को, मेरे परिवार में क्वेश्चंस उठ जाएंगे। और आज वही फैमिली है जिसकी पूरी फैमिली गुरुजी को फॉलो कर रही है। ये तो हाथ आंखों के देखे हुए सत्संग है। तो चलते हैं सत्संग। तो मैंने कहा जिस दिन चौक नहीं करवा पाएगा वो मेरे घर मंथली सत्संग हो जाया करेगा। तो ऐसे गुरुजी ने एक ट्रेंड चलाया मंथली सत्संग का। तो 2017 अक्टूबर नवंबर दिसंबर सत्संग होता रहा। फिर जनवरी में 2018 में सत्संग शुरू हुआ। तो संगत आती रही जाती रही, गुरुजी दिखाते रहे कि बंदे कैसे होते हैं, क्योंकि गुरुजी को आपको बंदों की भी पहचान करानी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि एज ए ह्यूमन हम सब पे विश्वास कर लेते हैं, सबके साथ मिलजुल जाते हैं। तो पर इस सत्संग के दौरान गुरुजी ने हमें ये रूबरू कराया कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन गुरुजी को एक्चुअली मानता है, कौन गुरुजी के साथ सिर्फ अजमाता है। गुरुजी ने सब दिखाया, वो किसी ना किसी रूप में आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो आती है 2018, जून 2018 में। इस बीच मुझे एक चैलेंज दिया गया था 2018 में, क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि समोसा प्रसाद वाला होता था। फिर मार्च ऑनवर्ड्स हम गर्मियों के सत्संग में आ गए। तो जब गर्मियों के सत्संग में आए तो हमने कहा कि लंगर हम बना लेंगे। रोटी प्रसाद की सेवा कैसे होनी चाहिए। तो
मैं क्या करता था, जो आसपास फैमिलीज थी जो गुरुजी को मान रही थी और एक दो लोगों, उनसे 20-25 रोटी किसी को दे दी, 50 रोटी किसी को दे दी, तो ऐसे करके 150 डिपेंडिंग अपॉन दी संगत, जो हमें एक एवरेज लगता था कि 40-50 संगत होगी और दो के एवरेज लगाते थे तो 150 रोटीज का इंतजाम करना पड़ता था। तो ऐसे 25 किसी को दे दी, 30 किसी को दे दी, 15 किसी को दे दी, तो ऐसे रोटी प्रसाद बन के आ जाता। तो किसी ने एक ने मुझे चैलेंज किया कि सत्संग करना है तो खुद अपने दम पे करो, किसी से मांग के क्यों करते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। कराने वाले तो गुरु जी हैं। जून 2018 की बात है। मैं सत्संग की तैयारी हो रही थी, सेकंड सैटरडे की शाम को 6 से 8 की थी, और उसमें लंगर बनना था राजमा और गोभी आलू। तो राजमा मेरी वाइफ के जिम्मे थे, गोभी आलू मेरे जिम्मे थे। तो मुझे शॉर्टकट पता था कि अगर आप गोभी को तल के बनाओ तो बहुत जल्दी बनती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो ओनली टाइम लगता है वो आपका तलने में लगता है। तो मैं शॉर्ट और बनैन में और एक यहाँ कपड़ा टांगा, गोभी तल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अभी तो 2 बजे हैं, 6 बजे से सत्संग है, इसको फटाफट चौक के आधे पौन घंटे में मुझे बाहर बर्फ लेने जानी है, जिससे जल प्रसाद ठंडा हो जाए, दही लाना है रहते के लिए। तो एक मन में चल रहा था, और जून का महीना आपको पता है कितना हॉट होता है। तो मैं सोचा था गाड़ी से जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। स्कूटी से जाऊंगा तो गर्मी में झुलस जाऊंगा। तो इतनी देर में मेरे घर की घंटी बजती है। तो एक कोई बहुत मोटा सा लड़का, बहुत मोटा, लंबा चौड़ा, डार्क कॉम्प्लेक्शन का, मेरे दरवाजे पे खड़ा। तो घंटी बजाता है, मैं वो गंदे से मूड में बाहर जाता हूँ। मैंने कहा अब कौन आ गया, चला यहाँ काम खत्म नहीं हो रहा है और कोई आ गया घंटे बजाने। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी ऐसे बोल गया फ्लो में। तो कहता है कि मैं 3rd फ्लोर से आया हूँ, आपके घर में आज गुरुजी का सत्संग है, मुझे जयपुर से किसी ने इंस्टाग्राम पे भेजा है। मैंने कहा अच्छा। कहता हम बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ मंगाना तो नहीं है। संगत जी मैंने कहा भाई तेरा इंट्रो तो बाद में लूंगा, ये ले पैसे, ये ले लिस्ट, तू सामान ले आ। तो कहा मन में सोच रहा हूँ कि अभी मेरे को बाहर जाना है, इतनी देर में गुरुजी किसी को भेज देते हैं बिना बताए कौन है क्या है, और मेरा काम कराते हैं। अब आती है रोटी की बारी। अब रोटी का क्या किया जाए। तो इस बीच में किसी रेस्टोरेंट में को जानता था जो गुरुजी को मानते हैं। तो मैं उनके पास गया है सोच के कि अगर बाजार से वो 6 रुपये रोटी लेते होंगे तो बताऊंगा मंथली सत्संग है, बजट ज़्यादा नहीं है, तो शायद उनसे 2-3 रुपये ले लें। बात करता हूँ, रात के 9:30 बजे उनके रेस्टोरेंट पे पहुँचता हूँ। उनका बेटा बैठा होता है। तो कहते हैं पापा है नहीं, और आप अपना नंबर दे जाइए, मैं बात करा दूंगा। तो मैंने कहा अगर नंबर दिया है भूल गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम, फॉलो अप करना है। तो मैं कहता हूँ बेटा आप बात ही करा दो ना पापा से फ़ोन पे। कहता है ठीक है भैया मैं करा देता हूँ। वो फ़ोन पे बात कराता है, बात शुरू होती है। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कितने लोगों का सत्संग है। मैंने कहा अंकल 40-50। कहते हैं अच्छा। तो एक वो प्रोफेशनली बात कर रहे थे मेरे से कि अच्छा उनको लग रहा था शायद 1000-2000 संगत होगी और रोटी सेवा देनी पड़ेगी, और वो अपने रेस्टोरेंट का मुझसे बखान करने लगा है कि हम भी गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाते हैं, हम इतने चार्ज करते हैं, उतने चार्ज। इतनी देर में उनकी आंटी उनसे फ़ोन ले लेती, कहती बेटा बताओ क्या बात है। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे सत्संग करता हूँ मैं, और ऐसे ऐसे मुझे चैलेंज मिला है, और इतना मेरा बजट है, आप बताइए मेरी हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलती हैं बस इतनी सी बात। मैंने कहा हाँ आंटी। कहती होल्ड करो। 2 मिनट मुझे म्यूट पे डालती हैं, फिर कहती है बेटा कितनी रोटी चाहिए होगी। मैंने कहा आंटी 150, 160, 170। कहती कोई बात नहीं, अब आपके घर जब तक सत्संग होगा तब तक रोटी मेरे रेस्टोरेंट से आएगी। तो मैंने कहा आंटी पैसे। कहती कोई पैसे की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है तो क्या हम उनके लिए इतनी भी सेवा नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्राना उन आंटी का कि उन्होंने मेरी लाज, गुरुजी ने लाज बचाई थी, और उन आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने एक कमिटमेंट दिया और उन्होंने वो कमिटमेंट फॉलो किया। जब तक मेरे घर मंथली सत्संग होता रहा 2019 तक, उनके रेस्टोरेंट से रोटियां आती रही। यहाँ तक था वो खुद आके हमें कह देती थी स्नैक्स में ये नहीं करना, अंकल ये भिजवा देंगे, अंकल ने ये सेवा देनी है। तो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप गुरुजी ने उनके साथ निभाया। तो जून का ये सत्संग हुआ 2018 का। तो उन्होंने जिन्होंने मेरे घर ये सत्संग अटेंड किया था, तो दूसरे दिन वो हस्बैंड वाइफ और वही बेटा उनका आता है मदर फादर के साथ। तो ऐसी बैठे बैठे बातें हो रही होती है कि हमने पहला सत्संग आपके घर अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, आप ये बताइए कि हम कब करा सकते हैं सत्संग। तो मैंने कहा गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, आप तब करा लो, क्योंकि तब मेरे घर सेकंड सैटरडे नहीं पड़ रहा है, मतलब 7 जुलाई सेकंड सैटरडे नहीं है, तो मैं 2 सत्संग एक साथ नहीं करा पाऊंगा अभी। तो कहते कोई बात नहीं रवि जी हम करा देते। सामान वान पूछा, मैंने कहा सामान सारा रेडी है, सारी हेल्प हो जाएगी। तो वो कहते हैं आप हमें गाइड कर दीजिएगा क्या क्या चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये सत्संग कराएंगे। हमने कहा ठीक है।
शुरू होता है सिलसिला आना जाना उनके घर। तो जब हम उनके घर जाते हैं तो एक दिन कोई जल प्रसाद देने आया होता है उनके घर में। तो जब वो जल प्रसाद दे रहे होते हैं तो ऐसे बातें बैठी होती है, तो बात शुरू होती है बड़े मंदिर की। बड़े मंदिर में कितने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो मैंने कहा मेरा भी मन है गुरु जी का स्वरूप लगाने का, जितना बड़ा बड़े मंदिर में है। वो कहते हैं अच्छा। उसके बाद वो कहते हैं कि तो जो उनका रिलेटिव देने आया तो कहते हैं सर मेरे बॉस भी गुरु जी को बहुत मानते हैं, तो मैं उनसे बात करूं। तो इतने में जो आंटी आई हुई थी मेरे घर, जिन्होंने सत्संग किया था कि सोच समझ के बात करना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ तुम कह रहे हो। और इस बीच एक छोटा सा सत्संग और हो चुका था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहती वरना ये लड़का रहता फैला देगा, ये गुरु जी के पीछे कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज़ तुम सोच समझ के ले। कहता है रवि भैया मैं प्रॉमिस नहीं करता, मैं आपको फ़ोन करूंगा कल ऑफिस जाके बॉस से बात करके। दूसरे दिन उसका फ़ोन आता है, वो कहता है कि भैया कोई और स्वरूप चलेगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं उसे एक पर्टिकुलर स्वरूप बता चुका होता हूँ। वो कहता है ठीक है। जो स्वरूप मैंने उसको बताया होता है गुरु जी का रेड और ब्लैक चोले का, जिसपे ड्रैगन्स बने हुए हैं, और मैं उस स्वरूप को शहनशाह स्वरूप कहता हूँ कि मेरे प्यारे गुरु जी महाराज उसमें शहनशाह की तरह बैठे हुए हैं। कहता है ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 7 जुलाई के बाद जो अगला सैटरडे आएगा वो तो मेरे घर ही सत्संग है, तो तुम तब ला देना। कहता है ठीक है। इस बीच क्या होता है, जो छोटा सत्संग मैं आपको कह रहा था, मेरे टेक खराब हो चुका होता है और मेरा बजट था 3-3.5 हज़ार का टेक लेने का। पर जो टेक मैंने देखा था सॉरी संगत जी, वो 10,000 का था। तो 10,000 मेरा बजट नहीं था। बैठे बात कर रहा होता तो गुरु जी को मैं अपना फ्रेंड मानता हूँ, उनको हर हर रिश्ते की नज़र से देखता हूँ, चाहे वो मैं प्यार से देखूँ उन्हें अपना, चाहे उन्हें अपना फादर बनाऊँ, चाहे अपने घर का बड़ा बनाऊँ, चाहे माँ बनाऊँ, चाहे दोस्त बनाऊँ। तो मैं दोस्त के लहजे से उनसे बात कर रहा होता हूँ और कह रहा होता हूँ मंदिर के सामने बैठा स्वरूप लगा था गुरु जी का कि टकलू, सुबह मैं उठ के तुझे अमूल की फुल क्रीम की चाय पिलाता हूँ, ताजमहल की चाय पत्ती डालता हूँ, शुगर डाल के अच्छे से कप में चाय पिलाता हूँ, प्लीज़ मेरे टेक का इंतज़ाम करा दे प्लीज़। मैं किसी से मांगना नहीं चाह रहा, उधार पे लेना नहीं चाह रहा हूँ। संगत जी इतनी देर में 1-2 बात पता लगता है कि मेरी सोसाइटी में कोई टेक का काम करता है। मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि टेक है। कहता है किस रेंज का चाहिए और आपको करना क्या है। तो मैंने कहा देखो बजट मेरा 3,000 3,500 का है और मुझे ऐसे सत्संग के लिए चाहिए जिसमें माइक भी हो, टेक भी हो और पेन ड्राइव भी चल जाए। तो कहता अच्छा। थोड़ी देर अपना कहीं फ़ोन वोन मिला तो कहता है रवि जी एक टेक अवेलेबल है, वो उसको क्यूब कहते हैं, जिसमें आपको माइक भी मिलेगा, पेन ड्राइव भी अच्छे से लग जाएगी और इंडियन मेड है, चाइनीज़ मेड नहीं है, और ये आएगा 3601 रुपये का। मैंने कहा जय गुरु जी। पैसे दिए, टेक मंगवा लिया उससे। गुरु जी के बर्थडे पे वो टेक आ जाता है। जर्नी कंटिन्यू करती है, सत्संग होता है, 2019 आ जाता है। तो जब 2019 आता है तो गुरु जी का बर्थडे फिर से आता है। इस बीच दिसंबर 2018 में गुरु जी का एक कपल आते थे, क्योंकि गुरु जी की गद्दी लगती थी ड्राइंग रूम में सब कुछ। तो वो कहते थे सेवा दो सेवा दो सेवा। तो ट्रस्ट मी संगत जी, अगर आप अपने घर सत्संग करा चुके तो आपको पता होता है कि क्या सेवा लगती है। तो मेरा होता था कि मैं किसी से पैसे नहीं मांगूंगा, जिसको जो सेवा देनी है वो सेवा देते। एज एन अगर कोई कहता है मैं जल प्रसाद लेके आऊंगा तो जल प्रसाद लेके आए, रादर दैन मुझे कहने के लिए कि पैसे दो। अगर कोई कहता है मैं सब्जी प्रसाद बना के लाऊंगा तो आप अपने आप सब्जी दीजिए। तो मैंने उनको ऐसे ही टरकाने के लिए और अपनी जान छुड़वाने के लिए कह दिया कि देना है तो गुरु जी की गद्दी दीजिए। दिसंबर का महीना था, मेरी आंटी और उनकी आंटी बगल में बैठे, तो दोनों चढ़ गई। एक तो तुम किराए के घर पे रह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इतनी जगह है घर में कि तुम गुरु जी की गद्दी लगा सको, प्लस ये सेवा बहुत बड़ी होती है तो इसको निभाना आसान नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। तो जब बात आई गई हो जाती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में सत्संग शुरू। तो जून में उनका मेरे पास फ़ोन होता है 2019 में कि रवि कहाँ पे आप। तो मैंने कहा घर पे हूँ, रात के 7:30 बजे। तो कहते हैं आज का डिनर हमारे साथ कीजिए। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है। कहते बहुत दिन हो गए बैठे नहीं हैं, आप आइए घर पे डिनर कीजिए। और मेरी आंटी को उनकी आंटी का हाथ का पास्ता बहुत अच्छा लगता था। तो जब बताया कि ये है, तो हम गए, जाते हैं तो पास्ता से सर्व होता है, डिनर स्टार्ट होता है। बातों बातों में मुझसे कहते हैं कि गुरु जी की गद्दी आ रही है।
ट्रस्ट भी संगत जी, उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मन में तो कहीं ना कहीं था कि मैं गुरु जी की गद्दी लगाऊं, पर इतनी जल्दी ऐसे लगेगी यह एहसास नहीं था। तो गुरु जी आपकी छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखते हैं। तो जब गद्दी का सत्संग शुरू होता है 7 जुलाई को, तो ऐसी तैयारी होती है जैसे कि कोई शादी हो रही हो। मतलब फ्लावर डेकोरेशंस बुक हो रहे हैं, लंगर की तैयारी हो रही है, लंगर का मेन्यू डिसाइड हो रहा है, भंडारा हो रहा है, पालस बुक हो रहे हैं, कपड़े से, मतलब लिटरली हम सब ने, जितनी भी गुरु संगत सोसाइटी की थी, सबने नए कपड़े सिलवाए कि आज हमारे गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी की गद्दी लग रही है। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सत्संग। शायद ऐसा नज़ारा मैंने सत्संग का कहीं नहीं देखा था कि गुरु जी ने इतना ब्यूटिफुली सत्संग कराया। 7 जुलाई को, 8 जुलाई को 2019 को मेरे घर गद्दी लगती है गुरु जी की। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कमरा डेकोरेट होता है गुरु जी का। तो जिस घर में मैं रह रहा होता हूँ वो 2 BHK का होता है, ये 3 BHK का घर जिसमें मैं रह रहा होता हूँ, क्योंकि 40% मिलता है, घर बड़ा होता है। तो अब गुरु जी की प्लानिंग समझ में आई कि तीसरा कमरा उन्होंने क्यों दिलवाया था, क्योंकि आगे चलकर उनको खुद विराजमान होना था। तो ये होती है गुरु जी की प्लानिंग जो आपके साथ चलती रहती है। मतलब आप समझते, आप मतलब सीरियसली जब गुरु जी कहते थे ना, जब मेरे पास आते हो तो अपनी जुत्ती, अपना अहम वहम सब बाहर उतार के आया करो, क्योंकि यहाँ तेरा कोई दिमाग नहीं चलता। तो वाकई गुरु जी की प्लानिंग के साथ हमारा दिमाग नहीं कुछ चलता। गुरु जी प्लान क्या करते हैं, वो आपको प्लानिंग तब समझ में आती है जब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं। फिर आपको सारे इवेंट्स समझ में आते हैं कि आपके साथ ये इवेंट्स क्यों हुए। इस बीच मेरी शादी 2012 में हुई थी और 2019 तक हमें कोई बेबी नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती थी बिकॉज उसको PCOD था, थायराइड था। तो जब 2018 का सत्संग था तब जेठला अंकल आए थे, और तब 2018 में हमने सोचा था कि हम बेबी अडॉप्ट करेंगे। और ये हम और मेरी वाइफ सोच कर बैठे थे कि 6-7 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लें। क्योंकि इलाज हम बहुत करा चुके थे, हम फेडअप हो चुके थे, क्योंकि मेरे भी सारे टेस्ट हो चुके थे, उसके भी थे। तो टेस्ट उसको PCOD था, थायराइड था, पर ऐसे लेवल का नहीं था कि वो कंसीव। तो डॉक्टर भी हैरान होता था कि आप लोग कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हो। सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुए, मेरे भी हुए, तो दे वर ऑल नॉर्मल टेस्ट, मेरे सारे नॉर्मल हैं, उनका बस PCOD और थायराइड आ जाता। एंड डॉक्टर हैरान होता था कि इसका इतने भी लेवल्स खराब नहीं कि कंसीव ना कर सके। तो कहता था भगवान ही जो कर सकता है आपके लिए, क्योंकि हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था। तो जब जेठला अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे हमें हमारे घर पे, तो वो अपनी बहू का सत्संग सुना रहे थे जिसको PCOD भी था, थायराइड भी था। तो जब ये सत्संग सुना रहे थे तो मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये क्या हमसे रिलेटेड है। तो ये इशारा था गुरु जी का कि हल्ले रुको, मैं तनु सब दवांगा। तो हमने वो एक छोड़ दिया कि जब उनको था, गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, तो हमें क्यों नहीं करेंगे। 2019 में मेरी वाइफ कंसीव करती है नेचुरली, और वी वर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, क्योंकि हमारे को बेबी ब्लेस हो रहा था आफ्टर 8 years। पर गुरु जी ने तो अपनी लीला तो रचानी थी, उन्होंने स्क्वीजिंग करनी थी, और वो जब तक स्क्वीजिंग करते नहीं उनको चैन आता नहीं है। तो संगत जी प्लीज़, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का जल्दी सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता और आप गुरु जी को सच्चे दिल से मानते हो, तो आप ये समझ लिया करो आपका टेस्ट चल रहा है, आपकी स्क्वीजिंग चल रही है, तो प्लीज़ उस समय डामाडोल नहीं होना है। आप होते हैं, एज ए ह्यूमन हम होंगे, पर प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डामाडोल नहीं होना है। तो कंसीव होती है, दिसंबर में उसका 7 month स्टार्ट होता है, और एकदम से उसका बीपी ड्रॉप करता है, थायराइड लेवल्स बिगड़ते हैं। हम डॉक्टर के पास भागते हुए जाते हैं, डॉक्टर कहता है हमें अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीपी लो होने की वजह से बेबी ने उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हम डर जाते हैं, तो डॉक्टर वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, कहता है हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। और जब वो सिजेरियन के लिए ले जा रहा होता है तो मुझसे साइन करवाता है कि जो भी होगा, मी एंड माई वाइफ वुड बी रिस्पॉन्सिबल एज एन अंडरटेकिंग। और डॉक्टर साथ में ये भी कह रहा होता है मुझे कि प्लीज़ रवि जी हाई होप्स नहीं रखिएगा, क्योंकि ब्रीदिंग सांस का प्रॉब्लम है। अगर सिजेरियन होते हुए अगर बच्चे ने बिल्कुल सांस लेनी बंद कर दी तो वी विल बी इन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हमने कहा जो होगा, गुरु जी बैठे ही हैं, डिलीवरी होती है, सिजेरियन होती है 7 month में, और बेबी गर्ल होती है। अभी तक हम खुश होते हैं कि बेबी गर्ल होती है, पर जब डॉक्टर उसका वेट बताता है तो मेरे होश उड़ जाते हैं। उसका वेट होता है 900 ग्राम, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि बेबी जो एक्चुअल वेट गेन करता है अपना 3-3.5 किलो होने के लिए, वो 7th 8th 9th month में करता है।
तो 8-9 मंथ हुआ नहीं था, उसका वेट होना नहीं था, अभी सिर्फ स्केलेटन बना था, ऑर्गन्स बने थे जो कि फंक्शन कर रहे थे, और वो 900 ग्राम्स की बेबी मेरे हाथ में लाके मुझे थमा देता है। कहता है हमें इसे 1.5-2 महीने नर्सरी में रखना पड़ेगा, खर्चा आएगा, उसने रफली खर्चा बताया था 1-1.5 लाख का। और मैं घबरा गया था कि मटर्निटी का हो गया है, बैंक बैलेंस में 1-1.5 लाख नहीं है, कहाँ से अरेंज करूंगा। परेशान होता हूँ, इधर उधर कॉल करता हूँ रिलेटिव्स को, तो उसमें से एक मेरा फ्रेंड कहता है मुझे कि एक बार इंश्योरेंस तो पता कर लो, तुम कवर्ड हो इंश्योरेंस में, क्या बेबी भी कवर्ड होता है, कोई वे आउट निकल आएगा। संगत जी पता करता हूँ, इंश्योरेंस कहते हैं हाँ बेबी जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से कवर्ड होता है। तो गुरुजी ने मेरी जो परेशानी थी 1.5-2 लाख रुपए की वो करवाती है, और जो 1.5-2 लाख बिल बताया गया था संगत जी मेरे को, वो बिल आता है बेबी के डिस्चार्ज होने पे 8 लाख का, जो कि इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। इस दौरान जब बेबी मेरा होता है, वाइफ घर आ जाती है, हम रोज बेबी को देखने जाते हैं सुबह शाम, बिकॉज फादर्स वर अलाउड ओनली इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, वेयर एज मदर्स वर अलाउड थ्रू आउट द डे। तो मैं अपनी वाइफ को लेके घर आ जाता हूँ कि वहाँ ज़्यादा रुक के क्या फ़ायदा, क्योंकि बेबी आपका फीड कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सक नहीं कर सकता। उसके अंदर एक पाइप डाली गई है जिससे वाइफ दूध पंप करके देती थी पूरे दिन का, और वो उसको पिलाते रहते थे। तो हम घर आ जाते हैं इतनी देर में, शाम को 6 बजे, अच्छी तरह याद है मुझे, 5 जनवरी का दिन है। कॉल आती है मुझे 6 बजे, आप कहाँ पे हैं, नर्स का, आप जहाँ पे भी हैं तुरंत ऊपर आ जाइए। हाँ। मैं नर्स से कहता हूँ नर्स मैं अपने घर आ चुका हूँ, मुझे आने में टाइम लगेगा, हम आ रहे हैं। तुरंत मैं और मेरी वाइफ निकलते हैं इस घबराहट में कि पता नहीं क्या बात हो गई है, क्योंकि नर्स पूरी बात बताती नहीं है, वो कहती है सिर्फ डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। रास्ते में पहुंचते हैं, नर्स का फिर फोन आता है कि डॉक्टर आपसे बहुत अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, आप कहाँ पे हैं। पहुंचते हैं तो पता चलता है, डॉक्टर कहता है कि बेबी ने सांस लेना भूल रहा है, उसे आपनिया हो गया है, उसे हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। संगत जी वेंटिलेटर का क्या मतलब होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। केस इज गॉन, इट्स एन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो पंप की जाएगी, वो कितने दिन चलती है नहीं पता। तो मैं डॉक्टर से पूछता हूँ डॉक्टर ये हर बेबी को तो करते हैं आप उसके साथ, तो कहते हैं कि नहीं ये प्रीमेच्योर बेबी के साथ ज़्यादा होता है और हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और मैं डॉक्टर से बहुत ओपनली बात करता हूँ कि डॉक्टर अगर कुछ होता है तो आप डेड बॉडी का क्या करेंगे। कहते हैं हम रैप करके दे देंगे, फिर आपको जो करना है करिए, हम कुछ नहीं करते। मतलब मैं अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। बट बाय गुरुजी ग्रेस, वो गुरुजी का बच्चा था, सत्संग वो सुनते सुनते बाहर आई थी, क्योंकि सत्संग होते थे मंथली, तो तभी में तो आई एम श्योर सुनती होगी। तो गुरुजी उसको वेंटिलेटर से बाहर निकालते हैं, 3 दिन में वो वेंटिलेटर से बाहर आ जाती है, परफेक्ट चलता है आगे सब कुछ। अभी भी स्क्वीजिंग खत्म नहीं हुई है, उसको 10 दिन बाद लंग इन्फेक्शन हो जाता है, वो फिर वेंटिलेटर पे आती है। पर इस टाइम वेंटिलेटर हम जो 3 दिन का समझ रहे थे वो खिंचता है 10 दिन, और मेरी हालत फिर बुरी होती है। एज ए ह्यूमन हम डगमगा रहे होते हैं। मैं मैक्स परपतगंज के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा पर्ची बना रहा था, यस या नो की बचेगी कि नहीं बचेगी। इतनी देर में मेरी वाइफ आती है, वो खींच के मुझे एक थप्पड़ मारती है, कहती है क्या कर रही हो ये। मैंने कहा क्या करूँ, इस वक्त हालात ऐसे हैं। और मुझे सामने गुरुजी बैठे हुए दिख रहे हैं, नोटी स्माइल करते हुए हंस रहे, इतना मुझे वो साक्षात बैठे हुए दिख रहे हैं, पर मैं उनको एहसास नहीं कर पा रहा, इल्यूशन से बाहर ही, मतलब हकीकत नहीं कर पा रहा। तो गुरुजी तो सामने बैठे हैं। वो कहती है गुरुजी पे भरोसा नहीं है, जब वो यहाँ तक खींच के लाए हैं क्या आगे खींच के नहीं ले जाएंगे, वो साथ क्यों छोड़ेंगे। और सही बात है, तब मैं सरेंडर करता हूँ गुरुजी के आगे फिर कि गुरुजी प्लीज आप ही को जो करना है। 13 फरवरी 2020 में वो डिस्चार्ज होती है मेरी बेटी हॉस्पिटल से विद गुड वेट। तो ये मेरी बेटी का सत्संग रहा कि गुरुजी ने कैसे मेरी बेटी मुझे ब्लेस करी, पर ब्लेस करते हुए उन्होंने मेरी परीक्षा नहीं लेनी छोड़ी। वो हर मोड़ पे आपसे परीक्षा लेते हैं, वो आपको डूबने नहीं देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो आपको लगेगा कि आप छूट गए, वो आपकी हेल्प भी करें, पर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो आपको गोदी में उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो 2020 चलते हैं, लॉकडाउन लगता है, हम बेबी को पाल रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। 2021 आ जाता है। इस दौरान 2020 का एक सत्संग मैं आपको और सुनाना चाहूँगा अपना जॉब का। फिर से मेरे साथ वही इंसिडेंट होता है। इस बार मेरे को लेटर मिल चुका होता है कि आपकी 19 अक्टूबर में मुझे लेटर मिल चुका होता है, 19 अप्रैल 2021 में आपका लास्ट वर्किंग डे होगा, ये आपका रिडंडेंसी पैकेज होगा।
और 6 महीने दिए जा रहे हैं, आप जॉब ढूंढ लें नहीं या ना ढूंढें। और मैं इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के लिए अप्लाई करना शुरू करता हूँ जॉब की, और हर जगह से मुझे कॉल नहीं आती कि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, हम ये ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। तो करीब संगत जी मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होता हूँ और एक मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ कि यार अब जो भी करना है 19 तारीख के बाद ही करना है, क्योंकि मैं अपने पैसे नहीं छोड़ सकता। रिडेंडेंसी की अच्छी अमाउंट मिल रही है। एक इंटरव्यू होता है मेरा जो कि एक लेवल अप होता है, मैं एज ए कैजुअली दे रहा होता हूँ कि पता तो होता है इतने रिजेक्शन के बाद नहीं होगा, पर बाय गुरुजी's ग्रेस वो इंटरव्यू मैं क्लियर करता हूँ। मेरी गुरुजी फिर जॉब सेव करते हैं। तो 40 बंदे जो रिडेंडेंट हुए थे उसी में सिर्फ मैं हूँ जिसकी जॉब सेव होती है, और गुरुजी प्रमोशन के साथ सेव करते हैं। तो ये था कि मैंने गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखा, क्योंकि जब संगत जी एक ये सिंपल सी बात अपने पल्ले बांध लीजिए, जब आप मिट्टी खोदते हो तो उसमें से कंकड़ निकलते हैं, बालू निकलती है, पर छोटे छोटे कीड़े भी निकलते हैं। तो जब भगवान आपका रब उन कीड़ों का खाने का इंतजाम कर रहे हैं, फिर तो हम इंसान आए हैं, मुँह से बोल सकते हैं कि हमें भूख लगे, हमें हाथ पैर भी है, सब कुछ भी है। तो जब वो हमारे उन कीड़ों का धरती के अंदर तक का हिसाब रख रहा है, खाने पीने का जुगाड़ कर रहा है, तो हमें कैसे छोड़ देगा। तो इसलिए प्लीज उन पे टोटल सरेंडर करिए। तो टोटल सरेंडर किया, जॉब सेव हुई, जॉब चल रही है, टचवुड अच्छी चल रही है। तो 2021 आ जाता है स्पीच। तो जब 2021 आता है तो लॉकडाउन चल रहा होता है, सत्संग मंथली सत्संग बंद हो चुके होते हैं। तो एक संगत जुड़ती है मेरे साथ, तो वो संगत कहती है कि तुम मंथली सत्संग क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक दिन वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप मंथली सत्संग शुरू करो, गुरुजी के चोले बनाओ, आप लगता है गुरुजी को भूल गए हो। मैंने कहा मैं गुरुजी को भूला नहीं हूँ, पर मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी अंदर से टूटा पड़ा हूँ। प्लानिंग क्या थी गुरुजी की वो आगे बताता हूँ। सत्संग शुरू करते हैं हम तो क्या था कि थोड़ा सा अप्रैल में बैसाखी के बाद से थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि ऐसी मन अंदर परेशान चल रहा था। मॉम मेरी लखनऊ में थी, तो सुबह सुखमनी साहब का पाठ और शाम को 1 घंटे का यूट्यूब से सत्संग, तो ये लगातार 10 दिन तक चलता रहा। 21-22 से मुझे पता चलता है मेरी मॉम की तबीयत हल्की फुल्की खराब होनी शुरू हो गई है लखनऊ में। तो इतनी भी खराब नहीं थी, पर मैं और मेरा भाई जो यही दिल्ली में रहते हैं, हमने प्रोग्राम बनाया कि हम 22 की रात को, हम शाम को बात होती है कि हम सुबह 23 को जाके अपनी मम्मा को ले आएंगे। पर पता चलता है मम्मा की थोड़ी हालत खराब हो गई है, 2 दिन से उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है और बहकी बहकी सी बातें कर रही है। मतलब इस हद तक बहकी बातें कर रही थी कि सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन करके कहती है कि मेरा घर का नाम लेके कि दूध का है, चाय पत्ती का है, चीनी भिजवा दे, मुझे चाय पीनी है और सामान मिल नहीं रहा। तो मतलब थोड़ा अपना सेंसेस लूज कर दिया था, पर इतना नहीं था कि हम ये समझें कि वो चली जाएंगी। तो 22 की रात को, रात के 10 बजे मेरी वीडियो कॉल से उनसे बात होती है, तो थोड़ा वो मतलब मैं इरिटेटेड लेटी हुई थी, कहती है मुझे सोने दो, मुझे रिलैक्स करना है। तो मैं थोड़ा घबराया, गुरुजी के आगे सत्संग किया और लिटरली ऐसे उठाया अपनी मदर को वर्चुअली और गुरुजी आगे चरणों में रखा और कहा गुरुजी आप इनको देखो, इनको ठीक कर दो, जो भी इनका कष्ट है दूर कर दो, क्योंकि आप अपनी माँ बाप को कभी पेन में नहीं देख सकते हो। उस दिन मेरा मन परेशान था, तो मैं रात को एक नींद की गोली लेके सोया कि नींद नहीं आ रही है, दिमाग मेरा बहुत परेशान है। सुबह 6:30 बजे मुझे मेरे घर से फ़ोन आता है मेरी बहन का कि मम्मी नहीं रही हैं, वो जा चुकी हैं। तो गुरुजी, वो संगत जी, वो गुरुजी ने मेरे एक फिर पेन को कम किया, उन्होंने मेरी माँ को समेटो। वो 10 दिन का जो जर्नी थी सुखमनी साहब और आपके यूट्यूब पे सत्संग की, क्या थी मुझे नहीं पता थी। वो 10 दिन क्यों कर रहा था, क्योंकि वो मेरी मम्मा की कर्मस क्लीन कर रहे थे, इस हद तक कि उनकी जो ये एंड वाली जर्नी हो बिल्कुल भी पेनफुल ना हो। वो रात को सोती सोती चली गई। हमें भी मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज काम डाउन, सबको जाना है, आपको भी जाना है, मुझको भी जाना है, पर वो जर्नी बहुत पीसफुल होनी चाहिए सेपरेशन की, जो गुरुजी ने करी। गुरुजी ने अगर पेन दिया तो वो कंफर्ट लेवल भी दिया, जो कि बहुत जरूरी था। तो आगे बढ़ते हैं, मामा के रिचुअल्स करके मैं वापस आता हूँ। सेकेंड वेव थी, गुरुजी ने सेफ रखा हमें। मतलब आप इस तरीके से देख लीजिए, उन्होंने इतनी हेल्प कर रखी थी कि लखनऊ में इतनी बुरी हालत थी कि आपको फ्यूनरल के लिए जगह नहीं मिल रही थी, पर हमारे पहुंचने से पहले सारे अरेंजमेंट हो चुके थे। मम्मा का अंतिम क्रिया का सामान सारा रेडी था कि हमसे पहुंचे और उनका संस्कार करें। गुरुजी ने वो भी जर्नी बहुत अच्छी करी हमारी,
कि बिल्कुल किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी कि हमारी मॉम अंतिम समय में उनका जो संस्कार था, मैंने खुद अपनी आंखों से डेड बॉडीज को वेट करते हुए देखा था, पर गुरुजी ने मेरी मम्मा का संस्कार भी बहुत ब्यूटीफुली करवाया। जरा सा उन्हें वेट नहीं करना पड़ा किसी चीज का। तो ये चीज सिर्फ आपका रब ही आपको दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो प्लीज प्लीज संगत जी, पूरा सरेंडर आप गुरुजी के साथ कीजिए, क्योंकि जब तक आप सरेंडर करेंगे नहीं, गुरुजी आपको कैसे मिलेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी आपको। तो प्लीज संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि अपना टोटल सरेंडर, किसी के कहने पे नहीं जाइए कि गुरुजी ने आपके लिए ये बोला है, गुरुजी ने आपके लिए वो बोला है। गुरुजी आपके पास डायरेक्टली आएंगे। जब वो कहते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन करो, तो वो भी डायरेक्ट कनेक्शन आपसे करेंगे, किसी और के थ्रू नहीं करेंगे। तो ये मेरी जर्नी रही है गुरुजी के साथ अब तक की, जहाँ उन्होंने मुझे टोटल सरेंडर करवाया, मेरी एसिडिटी क्लीन करी, मेरे दोनों पेरेंट्स को बहुत पीसफुल जर्नी दी, जो कि बहुत मैं देखता हूँ बहुत बहुत से लोगों की कष्टदायक होती है। किसी किसी को तो उनको अंतिम दर्शन करने को नहीं मिलते। मेरी मदर को सेकेंड वेव में ले जाना बिना कोविड के, कि एटलीस्ट मैं उनको टच कर पाया, उनको हक कर पाया आखिरी टाइम, बहुत मुश्किल होता है। कोविड में तो आपको डेड बॉडी देखने को भी नहीं देते, घर भी नहीं लेके आते। पर हमने वो सारे रिचुअल्स पूरे करे गुरुजी की दया से साथ। तो प्लीज संगत जी, स्क्वीजिंग टाइम आता है, डिफिकल्ट टाइम आता है, बट यू हैव टू हैव अ कंप्लीट सरेंडर ऑन गुरुजी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हम गुरुजी से गुरुजी नहीं मांगते, हम रब से रब नहीं मांगते, क्योंकि ये ऐसा रब का द्वार है जहां आपसे कुछ लिया नहीं जाता सिवाय लव, इफेक्शन और ट्रस्ट। गुरुजी ये तीन चीजें आपसे मांगते हैं, लव, इफेक्शन एंड ट्रस्ट। अगर हम ये तीन चीजें गुरुजी को दे देंगे तो गुरुजी हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमारी दिल में इच्छा होती है। आप दिल में इच्छा कीजिए, आपको हर चीज वो गुरुजी देंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर कुछ चीजें जो आप समझते हो नहीं है, क्योंकि जैसे एक अकाउंट्स में बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट होती है, लॉस और प्रॉफिट होता है, वैसे ही गुरुजी के पास हमारे लॉस, हमारे कर्मों का, बैड एंड गुड कर्मों का हिसाब किताब है। तो वो हमारे उसी हिसाब से देते हैं। और जो चीज़ें हमारे लिए नहीं लिखी होती गुरुजी वो भी देते हैं आपको। ऐसा नहीं है वो कि नहीं देंगे, पर टाइमिंग उनकी रहेगी। उनकी टाइमिंग को ट्रस्ट कीजिए। अगर आप उनकी टाइमिंग को ट्रस्ट नहीं करते तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। वैसे ही जैसे हम अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से कहते थे कि हमें वीडियो गेम चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो कहते थे ना इस दिन ले देंगे, और हम उस टाइम का वेट करते थे। यहाँ गुरुजी मुंह से नहीं कहते, पर वो टाइम लेते हैं अपना, वो करके देते हैं। उन ऐसा रब का दर, क्योंकि आप मंदिर जाते हो, जब तक आप दान पात में कुछ पैसे नहीं डालते तो आपको चन्नामत और मिश्री और जो भी प्रसाद है पंडित नहीं देता। वो वेट कर रहा होता है कब आप डालोगे दान पात में, और वो ये भी देखता है कि आप कितने डालो, उस हिसाब से आपको प्रसाद दिया जाता है। पर यहाँ गुरुजी के दर पे आप जाओ, सबको इक्वली किया जाता है, सबको इक्वली सब कुछ सर्व किया जाता है, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो। यहाँ गुरुजी के लिए कोई ओल्ड संगत नहीं है, कोई नई संगत नहीं है। और खुद भी गुरुजी के जब हम कहते हैं ना, तो आप ये कहिए कि हम संगत हैं गुरुजी की, हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम लेस बच्चे हैं। कोई ओल्ड संगत नहीं होती, कोई न्यू संगत नहीं होगी, क्योंकि हर एक की जर्नी गुरुजी के साथ सेपरेट है। मैं समझता हूँ नई संगत मोर लकी हैं कंपैरेटिवली जो गुरुजी को फिजिकली, क्योंकि वो सोचते थे हमें बड़े मंदिर जाना है। यहाँ तो हम मन में ध्यान लगाते हैं, गुरुजी सामने साक्षात नजर आ जाते हैं किसी ना किसी रूप के लिए। तो कौन ज्यादा ब्लेस हुआ? हम लोग हुए ना, कि हमने अगर गुरुजी को टच नहीं किया, पर आज हम उसको देख सकते हैं, उनको 2 मिनट में अपने आगे हाजिर कर लेते हैं। वरना तो ओल्ड संगत को पहले बड़े मंदिर जाना पड़ता था, वेट करना पड़ता था गुरुजी से बात करने के लिए। आज तो गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप से बात करो, मैं साक्षात सामने आके तुम्हारे सारे काम करूंगा। और ये बात सच है। और गुरुजी को अजमाइएगा नहीं, क्योंकि रब को हम अजमा नहीं सकते, क्योंकि रब जिस दिन हमको अजमाने पे आ गया तो वो हमारी दमड़ी भी नहीं छोड़ता। तो प्लीज संगत जी, रिक्वेस्ट है आपसे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ और किसी के साथ नहीं। अगर आपको किसी से जेलसी भी होती है, गुरुजी से शेयर कीजिए। किसी से कोई चीज भी चाहिए, आपको रीच भी होती है, सब गुरुजी से शेयर कीजिए। किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी कैसे आपके लिए सारे वसीले बनाएंगे, कैसे आपके लिए लोग भेजेंगे, वो ही आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेरी जर्नी रही है गुरुजी के साथ। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत जो आपने करवाई है।
संगत का भी कल्याण कीजिए, मेरा भी कल्याण कीजिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो संगत सुनाता है उसका भी कल्याण और जिसका जो सुनता है उसका भी कल्याण। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी, आप बने रहे और मेरे सत्संग की जर्नी सुनी, तो तहे तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सामने गुरुजी की तस्वीर देखी उन्होंने, तो देख के ऐसे देखते रहे उनको, फिर कहते हैं हे भगवान। मैंने कहा क्या हो गया? कहते ये महाराज, इनको तो मैं वहाँ पे कैलाश मानसरोवर में दर्शन करता रहा और आपके घर में बैठे हैं। तो इनकी लीला जो है ऐसी अपरंपार है कि नई संगत के साथ प्यार कर बैठे हैं, पुरानी को भूल गए। गुरुजी की जय। But that was the most amazing thing कि somebody comes from Jhansi who's been to कैलाश मानसरोवर, कहते हैं ये महापुरुष, ये तो वहाँ दर्शन किए मैंने इनके। तो ये हालत है। थैंक यू। Namah Shivaya.